अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो पाइप हाथ में लिए गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी। पापा इतनी जल्दी आ गए? वो पाइप क्यारी में रख कर जैसे किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। जाली का दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुई, सुल्तान साहब किचन में ही खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रहा हूँ। यहीं थी बाबा, बच्चे पीछे लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। आज अब जल्दी आ गए? हाँ, साजिद भाई ने आना था, मुझे पता था। मेरी बेटी अकेली हो गई, सोचा चलो उसकी हेल्प करवा दूँ। वो हंस पड़ी थी। मेरी हेल्प के लिए सकीना थी मेरे साथ, दूसरा मुझे कुकिंग आती है बाबा। आपने मुझे बिल्कुल ही निकम्मा समझ लिया है। चाय बनाती हुई बनाने चाय चाय बनानी आती है, ऑमलेट भी बना लेती हूँ। गो के अब गोश्त भी बना लेती हूँ, इतना मुझे पता है। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो बता दो। बताओ। उनका अंदाज चीख कर उम, उनका अंदाज चैलेंज करता हुआ था। ओके, इसने जैसे उनका चैलेंज कबूल किया था। ये देखें, फ्राई फिश बनाई है और मैंने बनाई है, उसने सकीना पर उंगली रख कर कहा। और ये कोफ्ते उसने सीने पर उंगली रख कर कहा। और ये कोफ्ते। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। वो बेसाख्ता खुश होकर बोले। लेकिन एक बात बता दूं, कोफ्ते रेडीमेड हैं। उसके बताने पर वो कहकर लगाकर हंस पड़े। पहले रेडीमेडों बनाए तो मेरी बेटी ने, है ना। सकीना किधर गई है? उसे मैंने पास की बेकरी में भेजा है आइसक्रीम लाने। हो गुड, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम चाय बनाओ। दोनों बाप बेटी पीते हैं और साथ में गपशप करते हैं। वो सर हिलाकर चूल्हे की तरफ मुड़ गई। वो बड़े हमाक के साथ अपने नोट्स बनाने में मसरूफ थे जब सकीना दरवाज़ा खोल के अंदर आई थी। वो आपके ताया जी आ गए हैं। उसका बुरा सा मुंह बनाकर इतला देने पर आशा की हंसी आ गई थी। उनको अपने घर चैन नहीं आते। भी इस वक्त है जब खाने का वक्त होता है। चलो गुस्सा छोड़ो, खाना तो तुम बना चुकी हो ना। आशा बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में दाखिल होते ही उसने अस्सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ मौजूद 3 लोग में से 2 ने जवाब दिया था और वो उसके ताया और उसका कज़न साथ था जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसकी ताई ज़ैदा जिन्होंने उसके सलाम का जवाब देने की ज़हमत नहीं की थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसे भी वो पसंद नहीं थी, सो वो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए ताया जी की तरफ बढ़ी और उनसे प्यार लेकर सामने सोफे पर बैठ गई। और आयशा बेटी, क्या कर रही हो आजकल? कुछ खास नहीं ताया जी, मुझे सुबह कॉलेज फिर घर, यही रूटीन है। तो बेटा सारा दिन बोर नहीं होती? कभी हमारी तरफ भी चक्कर लगा लिया करो। सुल्तान भी कम ही आता है, मैं ही आ जाता हूँ। उनके शिकवे के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा ही सकती थी क्योंकि जो जवाब उसके माँ पास था ही नहीं, उन्हें पसंद उसके पास था, उन्हें पसंद ना आता। अबू जी, दरअसल हमारी कज़न का स्टैंडर्ड नहीं है कि वो हमारे छोटे से घर में आए। ये उसके कज़न साद ने तबस्टा किया था। आयशा की मुस्कुराहट सुगड़ गई थी और उसका चेहरा देखकर ताया जी ने ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था। ताया जी को शायद अपने बेटे की शान में ये गुस्ताखी पसंद नहीं आई थी। वो भी कटेले अंदाज में बोली थी। हाँ, तो साद गलत क्या कह रहा है? कब आती है? आशा हमारी तरफ इतनी दफ़ा बुलाया है। ये हम ही हैं जो ढीठों की तरह उनसे मिलने आ जाते हैं। आयशा को एकदम बहुत गुस्सा आया था। जुबैदा, साजिद साहब ने गुस्से से उनका नाम लिया तो वो जो मज़ीद बोलने का इरादा रखती थी, मुँह ही में बदबदा कर रह गई। तभी सुल्तान साहब कमरे में दाखिल हुए थे। वो उठकर किचन में आ गई। सकीना तेज़ी से के साथ काम निपटा रही थी। सकीना, तुम ये बर्तन डाइनिंग टेबल पर लगाओ, मैं ये सलाद बनाती हूँ। उसके हाथ से छुरी लेकर उसने इसे डाइनिंग रूम में भेजा था। सलाद काट कर उसने कबाब भी फ्राई कर लिए। अब वो डिश में उन्हें निकाल कर यूं ही खड़ी थी। उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था और उसका अंदर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बाजी वो अपनी सोच में थी जब सकीना की आवाज़ पर चौंकी। सब चीज़ें रखती हैं और सब बैठ गए हैं, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। हूँ, वो सिर्फ इतना ही कह सकी। सकीना, तुम ऐसे मत जाना, खाना यहीं खा लो। जी जा बाजी। वो ताबदारी से सर हिलाकर काउंटर की तरफ मुड़ गई। आशा बेटा, कहाँ हो? खाना ठंडा हो रहा है। अब के सुल्तान साहब ने खुद उसे आवाज़ दी थी और वह जानती थी एक तो वो उसके बगैर खाना नहीं खाते, और अब वो ना गई तो वो खुद आ जाएंगे। वो अंदर की तरफ बढ़ गई। खाना खाने के बाद उसने चाय और बिस्किट ट्रॉली में सेट की और सकीना को ट्रॉली लाउंज में लाने के लिए कहकर खुद लाउंज में नहीं गई। उसको जब सबको चाय सर्व करके वो सुल्तान साहब के पास बैठ गई। सुल्तान, तुम तो अच्छे खासे हंसमुख हो। जरीना भी बहुत खुश मिजाज और मिलनसार थी। आयशा तो तुम दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जुबैदा बेगम ने आबरू चुका कर एक दफ़ा फिर आयशा की जिल्लत को बदफ बनाया था। आपकी गलत फहमी है भाभी, मेरी
बेटी बहुत खुश मिजाज है, बस इतनी बात इतनी सी है कि उसका दिल किसी किसी से मिलता है। सुल्तान साहब को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन जो लब उन्होंने काफ़ी ठंडे अंदाज में दिया था, जवाब उन्होंने काफ़ी ठंडे अंदाज में दिया था, और उनके जवाब पर आयशा के होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सुल्तान, हमारी आयशा वाकई बहुत अच्छी बच्ची है। साजिद साहब ने एकदम बात को संभाला था। खैर तुम ये बताओ सुल्तान, वो जो ऑर्डर आया था जिसका तुम बता रहे थे कि वो पे नहीं करे, उन्होंने पेमेंट दी या नहीं? नहीं भाई जी, अभी तक तो नहीं दी, उल्टा रोज रोज धमकियां मिलती हैं। सुल्तान साहब के कहने पर आयशा ने फौरन से कहा, तुमने पुलिस को तो इत्तला नहीं की? नहीं, अभी तो नहीं की, लेकिन अब लगता है उनकी मदद लेनी होगी। नहीं नहीं, साजिद साहब तेजी से बोले, पुलिस को इन्वॉल्व ना करो, वो मजीद तंग करेंगे। मैंने तुमसे कहा है था कि साथ को रख लो, बेटा कोई है नहीं तुम्हारा, और इतनी दौलत है, लोग इसलिए भी शेर हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर सुल्तान साहब मुस्कुरा दिए थे। अब इतना भी अंधेर नहीं पड़ा भाई साहब, आप परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूंगा। साजिद साहब ने एक नज़र साथ पर डाली और खामोश हो गए। आयशा के बारे में क्या सोचा है? इंशाल्लाह जल्द ही खुशखबरी सुनेंगे आप। उनका मुस्कुरा के जवाब देने पर ना सिर्फ उन सब ने बल्कि आयशा ने भी चौंक कर उन्हें देखा था। क्या मतलब, क्या तुमने तय कर लिया है? साजिद साहब की आवाज़ में परेशानी थी। जी यही समझे, लड़का बहुत अच्छा है, सुल्तान साहब मुतमिन लहजे में बोले। अब की बार आयशा परेशान हो गई थी। उसके पापा तो उससे छोटी से छोटी बात भी डिस्कस करते थे, इतने बड़ी बात उसकी ज़िंदगी का फैसला यूं ही उन्होंने अकेले कर लिया, उससे पूछा भी नहीं। चले अबू, साथ एकदम खड़ा हो गया, और उसके साथ आया जी और ताई भी खड़ी हो गए थे। सुल्तान साहब उनको रुखसत करने बाहर चले गए, वो वहीं सोफे पर बैठी रही थी। एक तो तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती, अपनी जुबान को लगाम क्यों नहीं देती तुम? साजिद साहब ने पीछे मुड़कर गुस्सीले नजर में अपनी बीवी पर डाली। जौबन उन्होंने भी गुस्से से अपना सर ताज कर देखा। ना ऐसा क ना ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हें क्या ज़रूरत थी आयशा के बारे में उल्टी-सीधी बकवास करने की? कुछ तो खुदा का खौफ खाएँ साजिद, मैंने क्या उल्टा-सीधा कहा है? और उस जैसी मगरूर बदमिज़ाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और क्या अब्बू वो कज़न है मेरी, लेकिन मजाल है उसने कभी सीधे मुँह बात की हो। अब ये ड्राइव करता हुआ साथ भी जले हुए अंदाज में बोला, उसे चाचू की दौलत और अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ही मान है। अच्छा, बस ज़्यादा फ़ुज़ूल बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना तो वो मगरूर है, ना बदतमीज़। जिस तरह की तुम तंज़ियाँ गुफ्तगू करती हो, ज़ुबैदा बेगम अच्छा ख़ासा बंदा तुमसे दूर हो जाएगा। अब वो मेरी समझ में नहीं आता, आप इसकी इतनी तरफ़दारी क्यों करते हैं? के बाद साथ नाराज़ी से बोला, इंसान कभी तो अकल से काम लेता है। क्या तुम लोग नहीं जानते मैं क्या चाहता हूँ? तुम लोग मेरा बना बनाया काम ख़राब करोगे। हो, उनकी बात समझकर ज़ुबैदा ने हंकारा भरा था, जो आप सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। सुल्तान कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता आपकी बेटी को नहीं देगा। ज़ुबैदा ने तंज़ी अंदाज में कहते हुए साजिद साहब को देखा। मुँह अच्छा ना हो तो बात ही अच्छी कर लिया करो। ज़ुबैदा बेगम तलमला कर रह गई थी। आपकी भतीजी की तो अच्छी शक्ल है ना, तो कर लें फिर बात, आपको जब टिका सा जवाब मिलेगा तो हो जाएगी तसल्ली भी। उन्होंने नाराज़ी से कहते हुए मुँह दूसरी तरफ फेर लिया। तुम अपनी चोंच बंद रखो, मैं खुद सब सँभालूँगा, अब की बार कोई नहीं बोला था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। हाय, वो अपना ध्यान में बैठी थी जब सिद्रा जोरदार आवाज़ में बोलती हुई धप से उसके करीब बैठ गई। क्या बदतमीजी है ये? आयशा ने नाराज़गी से उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ है? ये मुंह क्यों बना रखा है? कुछ नहीं यार, कल ताया जी आए थे, वो बुझे हुए लहजे में बोली। हाँ, तो इसमें नया क्या है? नया वो है जो मैंने सुना है, मुझे पापा कई दिन से परेशान लग रहे थे। वो तो कल पता चला कि कोई उन्हें धमकियाँ दे रहा है। दूसरे पापा ने किसी को मेरे लिए पसंद कर लिया है। हैं? तो सिद्रा ने हैरत से उसे देखा। मैं रात से बहुत परेशान हूँ। बात है तो परेशान वाली क्या, ये पता नहीं चला कि कौन लोग हैं जो धमकियाँ देते हैं? बिज़नेस राइवल ही हो सकते हैं। हूँ, और वो जो पसंद किया है वो कौन है? पता नहीं। मैं सुनकर इतनी शॉक्ड हो गई थी कि कुछ पूछ ही नहीं सकी। बाबा मुझसे पूछे बगैर मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं? उन्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अपनी आदत के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करती। कचा के एक अनजान और ऐसा शख्स जिसे मैं जानती भी नहीं, उसके साथ सारी ज़िंदगी, और सिद्रा शायद पापा की खुशी के लिए मैं ऐसा कर भी लेती। अगर अगर हुज़ैफ़ा मेरी ज़िंदगी में ना होता। हुज़ैफ़ा को बताया इस बारे में? नहीं, और मैं उसे बताना भी नहीं चाहती। पहले मैं पापा से बात करना चाहती हूँ। हो तो अपना मूड ठीक करो। मुझे यकीन है अंकल ने अगर ऐसा कहा तो उसकी कोई वजह ज़रूर होगी। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। आयशा दस्तक के बाद उसके नाम की पुकार सुनाई दी थी, तो वो जो आंधे औंधे मुँह लेटी थी उठकर बैठ गई। क्या बात है बेटा, पापा कब से अपनी गुड़िया का इंतज़ार कर रहे हैं? सॉरी पापा, मुझे पता ही नहीं चला। वो बाल समेटते हुए उठकर बैठ गई। वो सामने सोफे पर बैठकर गौर से उसे देखने लगे। तब ये ठीक है जी।
पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस से आया हूँ और मुझे मेरी गुड़िया का चेहरा नज़र नहीं आया। आशा की आंखों में आंसू आ गए थे, जिनको छुपाने के लिए उसने सर झुका लिया। आशा, तुम जानती हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, बोलो क्या बात है। उसने नजरें उठाकर उन्हें देखा तो एक के बाद दूसरा आंसू उसकी आंख से निकला। वो एकदम परेशान होकर उसके पास आए थे। अच्छा मेरी जान, कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है? वो उसका चेहरा देखते हुए पूछ रहे थे। पापा, कल आप ताया जी से कह रहे थे आपने मेरे लिए किसी को पसंद कर लिया है, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। उसके आंसू में रवानी आ गई थी। पहले तो वो समझे ही नहीं, और जब बात समझ में आई तो वो कहकर लगाकर हंस पड़े। आयशा बेगम ने नाराजगी से उन्हें देखा। बस इतनी सी बात, ये इतनी सी बात नहीं है पापा। अब के वो संजीदगी से बोल रही तो सुल्तान साहब को भी सीरियस होना पड़ा। तुम सास से शादी करना चाहती हो? जी। वो उनके सवाल पर बेहद हैरान हुई थी और अगले ही पल बड़े बेसाख्ता अंदाज में उसका सर नफ़ी में घूमा था। तो बस इसलिए कहा था। साजिद भाई पहले भी कितनी बार बातों बातों में ये बात कर चुकी है, इस वक्त भी मुझे लगा यही बात करने वाले हैं। और आशा को लगा उसके दिल से कोई बात बहुत बड़ा बोझ हटा हो। पापा, आपको पता है मैं कल से कितनी परेशान हूँ? आप कम से कम मुझे तो बता देते। उन दोनों ने उसने दोनों हाथों से आंखें साफ करते हुए मुस्कुरा कर उन्हें देखा। और अगर सचमुच ऐसी बात हुई आयशा, जैसे मैंने कहा है तो? छोड़े बाबा, ऐसा है तो नहीं ना? अब कि वो काफ़ी हल्की-फुल्की हो चुकी थी। चलें खाना खाते हैं, और मुझे पता है आपने भी नहीं खाया होगा। वो उनका बाजू थामकर उन्हें उठाते हुए बोली। हाय की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा, जहाँ हुज़ैफ़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाय चौबन, वो मुस्कुरा कर बोली। कैसी हो? वो उसके सामने बैठते हुए बोला। तो मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह खूबसूरत। अच्छा बस। आयशा ने उसे टोक दिया। कल क्यों नहीं आए थे? हुज़ैफ़ा की मुस्कुराहट मद्धम हो गई। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और तुम बताओ? तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी, और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही थी? बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं था। उसके कह बनाने उसके मुंह बनाने पर हुज़ैफ़ा कहकर लगाकर हंस पड़ा। बदला लेने में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं है। ऐसी हूँ मैं, जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। वो शरारत से देखते हुए बोला। पता है वो खड़ी हो गई तो हुज़ैफ़ा भी हंसता हुआ खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो? उसे क्लासरूम की तरफ बढ़ता देखकर वो पूछने लगा। ज़ाहिर सी बात है, क्लास लेने वो पीछे मुड़कर जताते हुए अंदाज में बोली। हाँ लेकिन मैं नहीं जा रहा, मुझे घर जल्दी जाना है, और हो सकता है मैं 2-3 दिन तक ना आऊँ। वो कहते हुए अपने मोबाइल पर मैसेज भी चेक कर रहा था। मुसलसल खामोशी पर उसने सर उठाया। आशा बड़े संजीदा अंदाज में उसे घूर रही थी। क्यों, क्या हुआ है? वह हैरानी से बोला। क्या मैं पूछ सकती हूँ इतनी गैर हाजिरी की वजह? यार घर में कुछ काम है। क्या काम? वह बकायदा जरा पर उतर आई थी। है ना बस। वो कुछ झंझला कर बोला तो आयशा गुस्से से मुड़ी थी। हुज़ैफ़ा, तुम मुझसे अंदाज में बात करे हो? आई एम सॉरी आयशा, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा, लेकिन यार मैं बहुत परेशान हूँ। हुज़ैफ़ा की तासुरात इतनी बेचारगी वाले थे कि उसे अपना गुस्सा एक तरफ रखना पड़ा। मुझे पता है तुम परेशान हो, और इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे। हुज़ैफ़ा ने गहरा सांस लिया। घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हुज़ैफ़ा बताने के बजाय नज़रें चुराने लगा। पापा का ऑपरेशन है, 70,000 की ज़रूरत है, 30,000 का इंतज़ाम हो गया, लेकिन 40 अभी बाकी हैं, और डॉक्टर ऑपरेशन तब करेंगे जब फुल अमाउंट जमा करवाई जाएगी। अब की बार आशा ने गहरा सांस लिया। हुज़ैफ़ा इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? हुज़ैफ़ा ने अजीब सी नज़र से उसे देखा। आशा आशा, 40,000 तुम्हारे लिए मामूली बात होगी, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी रकम है। एक लम्हे के लिए आशा चुप रह गई, फिर बोली। मेरा मतलब है वो नहीं था हुज़ैफ़ा, लेकिन तुम मुझसे डिस्कस करते तो इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़ता। मैं कल तुम्हें 40,000 रुपए दे दूंगी। हुज़ैफ़ा ने चौंक कर उसे देखा। नो आयशा, मैं इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। मेरा ज़मीर बिल्कुल गवारा नहीं करेगा कि मैं तुमसे रकम लूँ। हूँ तो तुम कैसे अरेंज करोगे? उसके सवाल पर वो बालों में उँगलियाँ चलाने लगा। भाई भी कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी देखूँ कुछ ना कुछ हो जाएगा, और अगर कुछ ना हुआ तो क्या अंकल इतने दिन तकलीफ़ में रहेंगे? नहीं हुज़ैफ़ा, तुम्हें ये पैसे लेने होंगे। लेकिन आयशा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस हुज़ैफ़ा, वो दो टोक अंदाज में बोली तो हुज़ैफ़ा मुस्कुरा कर रह गया। ओके, मैं इतनी बड़ी रकम ऐसे नहीं ले सकता। तुम्हें ज़रूर अब वापस करूँगा, लेकिन थोड़ा वक़्त लगेगा। आशा ने सराहने पर इत्तफ़ाक किया था। ये आज शहज़ादी साहिबा ने मुझे गरीब के घर आने आने की ज़हमत कैसे की? सिद्रा ने जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। शहज़ादी साहिबा का मूड था कि गरीब लोगों के घर जाया जाए। वो बेनियाज़ी से बोली तो सिद्रा हँस पे आदत खिलखिला कर हँस पड़ी। आज तो तुम
आज से तुम कॉलेज नहीं आई तो सोचा तुम्हारी खैरियत पता करती चलो। सिद्रा मुस्कुराई। घर में बहुत खुशी है। आयशा ने खामोशी खामोशी है। आयशा ने खामोशी महसूस करके पूछा। हाँ, सब बाहर गए हैं और अलीना सो रही है। उसने अपनी छोटी बहन का नाम लिया। तुम बैठो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, छोड़ो, मेरे पास बैठो। रुको, बस 5 मिनट में आती हूँ। सिद्रा के जाने के बाद उसने गहरा सांस लिया और दिल के अल्फाज तरतीब देने लगी जो बात वो करने आई थी। और पूरे पूरे 5 मिनट बाद सजी हुई ट्राली के साथ सिद्रा उसके सामने थी। वाह, बड़ी फास्ट सर्विस है। आयशा बशाश लहजे में बोली। केक लो ना। उसको आहिस्ता आहिस्ता काटने से कबाब खाते देखकर सिद्रा ने कहा। नहीं यार, दिल नहीं कर रहा। सिद्रा ने गौर से उसका चेहरा देखा। अब वो बात कह दो जिसका कहने की तुम कब से कोशिश कर रही हो। आयशा को हैरत नहीं हुई। पापा के बाद एक वही थी जो उसे समझती थी। मुझे 20,000 की ज़रूरत है। सिद्रा को झटका लगा था। मगर क्यों? आयशा होंठ काटने लगी थी। हुज़ैफ़ा को पैसों की ज़रूरत है। सिद्रा मुंह से कुछ नहीं बोली थी, लेकिन उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसने नहीं मांगे, मैं खुद उसकी मदद करना चाह रही हूँ। उसके फादर सीरियस हैं और उनका ऑपरेशन के लिए रकम की ज़रूरत है। वो काफ़ी परेशान है और मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम बहुत गलत कर रही हो आयशा। उसे पैसे मांगने के लिए तुम ही नज़र आती हो। उसने मुझसे कोई डिमांड नहीं की। मैंने खुद फोर्स किया था कि वो मुझसे पैसे ले ले। वो तो नहीं ले रहा था। सिद्रा ने गुस्से से सर झटका। उसकी शर्ट पुरानी हो गई तो तुम्हें फ़िक्र लग जाता है। उसका मोबाइल गुम हो गया तो ये भी तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसे 40,000 का मोबाइल ख़रीद कर दो। तुम्हारा बस चले तो शायद अपना बंगला भी उसके नाम के लिखवा दो। सिद्रा प्लीज़, मैं यहाँ तुम्हारी लानत मलानत सुनने नहीं आई। 50-60 हज़ार मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरा और पापा का जॉइंट अकाउंट है। मैं विदाउट अपने एनी रीज़न, बिना किसी वजह के इतने पैसे नहीं निकाल सकते। इसलिए तुम्हारे पास आई थी। 20,000 तुम दे दो, बाकी मैं कर लूँगी। वो अपना हैंडबैग पकड़कर खड़ी हो गई तो सिद्रा ने तेज़ी से उसका बाजू थाम लिया। उसके सामने खड़े होकर उसे दोनों बाँसों से थाम लिया। मैंने तो तुम पर लानत मलामत नहीं कर रही हूँ। मैं ना तो तुम पर लानत मलामत कर रही हूँ, ना ही तंज़। मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ, ये जो तुम कर रही हो ये गलत है सिद्रा। मैं ना बच्ची हूँ, ना तो बच्ची हूँ, ना दान, ना समझ। तुम जानती हो मैं हुज़ैफ़ा को पसंद करती हूँ और तुम ये भी जानती हो ना कि तुम्हारे और हुज़ैफ़ा के स्टेटस में कितना फ़र्क है। अंकल जिन्होंने तुम्हें शहज़ादियों की तरह पाला है, वो हुज़ैफ़ा के साथ तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम्हारी और हुज़ैफ़ा की लाइफ़स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आयशा एक पल के लिए खामोश हो गई थी। मुझे पता है सिद्रा, लेकिन मैंने पापा को मना लूँगी। जैसा तुम हुज़ैफ़ा के बारे में सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। उसे मेरी दौलत से कुछ गर्ज़ नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। तुम पछताओगी आयशा। मैंने उसकी आंखों में लालच देखा है, कभी उसे आजमा के देखना। मुझे उस पर पूरा यकीन है। सिद्रा उसकी पर पूरे यकीन अंदाज पर उसे देख कर रह गई। अब बोलो, दे रही हो या नहीं? सिद्रा ने गुस्से से उसे देखा। कल कॉलेज ले आऊंगी, अभी नहीं है मेरे पास। सिद्रा नाराज़ी से बोली, जबकि आयशा मुस्कुराते उसके गले लग गई। मुझे पता था मेरी दोस्त कभी मुझे इनकार नहीं कर सकती। तभी उसके मोबाइल पर बेल हुई थी। पापा आ गए। स्क्रीन देखकर वो जल्दी से बोली, कल याद से ले आना। वो कमरे से निकलने से पहले वो याद दहानी करवानी नहीं भूली थी। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा। पापा बिस्तर पर नीम दराज थे और एक एल्बम उनके आगे खुला था। पापा आ जाऊं? उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए पूछा। आओ बेटा, उसमें पूछने की वाली क्या बात है? वो कहने के साथ उठकर बैठ गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो उनको देखती हुई सामने बैठ गई। मैं ठीक हूँ गुड़िया, वो मुस्कुरा कर बोले। पर मुझे तो ठीक नहीं लग रहे। कितने दिन से देख रही हूँ आप कुछ परेशान हैं। तुम्हारा वहम है। ये बताओ क्या कर रही हो? मूवी पर एक आपका वेट कर रही थी, पर आप नहीं आए तो देखने आई थी। सो तो नहीं गए? लेटा तो सोने के लिए था पर नींद नहीं आई। तुम्हारा बचपन याद आ रहा था तो ये एल्बम लेकर बैठ गया। ये तस्वीर देखो, ये तुम 6 माह की हो और तुम्हारी माँ देखो कितनी खुश थी तुम्हें गोद में लिए। बार बार देखी वही तस्वीर को, फिर इससे इश्तियाक से देखने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ बाबा कि मैं मामा की तरह खूबसूरत हूँ। वो कह लगाकर हंस पड़े। नहीं, तुम अपनी मामा से ज़्यादा खूबसूरत हो। वो हंसकर एल्बम का अगला सफ़ा पलटने लगी। पापा, एक बात पूछूं? मामा की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी। आप भी तब यंग थे, फिर भी आपने शादी नहीं की। कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई? लेकिन फिर भी बाबा, मुझे पता है आप मम्मा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मम्मा के बाद आपको हक था कि आप शादी करते। मैं जब आपको चुप उदास देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी बात पर वो हंस पड़े थे। अब इस उम्र में
मैं शादी करने से रहा। पापा मजाक में मेरी बात को ना टालें, आई एम सीरियस। वो मुँह बसोर कर बोली, ये सच है, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं उसकी जगह किसी और को दूँ, लेकिन सबसे बड़ी वजह तुम थी। मैं तुम्हें सौतेलेपन का दर्द नहीं देना चाहता था। मैंने सौतेलेपन का दर्द बर्दाश्त किया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस दर्द से आशना हो। लेकिन पापा, ताया जी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपने भी कभी उन्हें सौतेला नहीं कहा। वो तो मैं अब भी नहीं कह रहा, लेकिन उनकी वालदा ने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा। वह ज़ियतें जो उन्होंने मुझे दी, अब भी इतने बरस गुजर जाने के बाद भी जब भी मुझे याद आती हैं तो मैं कांप जाता हूँ। छोड़ें पापा। उन्हें डिप्रेस देखकर उसने मौसू बदल दिया। ये कौन है बाबा? उसने एक ग्रुप फ़ोटो पर उंगली रखी थी। ये सुल्तान साहब ने मुस्कुराकर उस तस्वीर को देखा। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नवाजिश है, और ये उसकी वाइफ नवाजिश तुम्हारी मामा का कज़न भी थी। ये अब कहाँ है बाबा? मैंने तो इतने सालों से कभी उन्हें नहीं देखा। तुम्हारी मामा के डेथ के बाद ये लोग अमेरिका चले गए थे। मेरा फ़ोन पर उनसे रब्ता था। अब नवाजिश का फ़ोन आया था कि वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। आयशा ने हैरत से उनकी खुशी देखी। मैंने पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द, हमराज है। उससे मैंने अपनी हर परेशानी शेयर कर सकता हूँ। पापा, आप मुझसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्या है जो आप मुझसे नहीं अपने दोस्त से शेयर करना चाहते हैं, जिनसे आप सालों से नहीं मिले? अरे मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो जल्दी घबरा जाता हूँ। बस हर वक्त पर तुम्हारी फ़िक्र ही रहती है, और तुम्हारे मामले में मैं किसी भी पर भी भरोसा नहीं कर सकता सिवाय नवाजिश, और उसके आते ही मैं तुम्हारे फ़र्ज से सबकदोश हो जाऊंगा। बाबा, आपको हर वक्त मेरी शादी की फ़िक्र क्यों रहती है? क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि आपका दिल चाहता है कि मैं आपसे दूर चली जाऊँ? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सुल्तान साहब ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। आयशा, मैं कब चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ। बस किसी नुकसान से डरता हूँ, इसलिए चाहता हूँ तुमको किसी मजबूत हाथों में सौंप जाऊँ, जो तुम्हारा मुझसे ज़्यादा ख्याल रखे, मुझसे ज़्यादा प्यार करे। पापा, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझे आपकी तरह प्यार करेगा। है ऐसा एक घर जहाँ जिस सब तुम्हें प्यार करेंगे। उनकी मुस्कुराती आवाज़ पर वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। नवाज़, सलमा ने जब तुम छोटी थी तब ही मुझसे और जरीना से तुम्हें मांग लिया था। पापा, हैरत की शिद्दत से उसके आंसू जम कर रह गए। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतज़ार करता है। उस दिन जब तुमने मेरी बात पर यूँ रिएक्ट किया तो मुझे लगा ये बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी, ताकि तुम ताकि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहती। लेकिन खैर, देर तो अब भी नहीं हुई। वो कितनी देर खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। आयशा उनको पुकारते ही जैसे वो फट पड़ी थी। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं पापा? एक बात जो कभी बचपन में की गई थी, आप उसे मेरी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं? वो लोग इतने सालों से बाहर हैं। क्या जानते हैं आप उनके बारे में, उनके बेटे के बारे में? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो करता क्या है, दिखता कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो फाइनेंशियली कैसा है? कैसे कुछ पता है आपको? उसका चेहरा ज़पत के मारे सुर्ख हो गया। आयशा, नहीं पापा, आप मेरी बात सुने। आप मुझे चांद कहते हैं और मुझे अंधे कुएं में धकेलना चाहते हैं, सिर्फ ये कि वो आपके दोस्त का बेटा है। चाहे वो ड्रिंक एडिक्ट हो, चोर हो, स्मगलर हो, कहीं वेटर हो, स्वीपर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, लेकिन मैं उसे शादी कर लूँ, लेकिन क्योंकि वो आपके दोस्त का बेटा है। पापा, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन ये नहीं, जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं, जिसे मैं जानती नहीं, उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? वो खड़ी हो गई थी। आयशा, उन्होंने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन वो कमरे से बाहर निकल गई थी। अजीब सा एहसास था जिसने उसके सोए हुए एहसाब को बेदार किया था, लेकिन अपनी दुखती आंखों को खोलने के लिए उसे काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता। उसके करीब रखा उसका मोबाइल बज रहा था। पता नहीं कब से बज रहा था, क्योंकि उसके हाथ बढ़ाने पर खामोश हो गया था। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल थामा। 10 मिस कॉल्स थीं, वो भी हुज़ैफ़ा की। उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल एक बार फिर बज उठा। आने वाली कॉल हुज़ैफ़ा की थी। हेलो आयशा, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही, और कॉलेज क्यों नहीं आई? हाँ, बस ऐसे ही। अब की बात दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हो, रात से तबीयत ठीक नहीं? तुम बताओ, सिद्रा सिद्रा ने तुम्हें पैसे दे दिए थे? हाँ, मिल गए थे। थैंक यू वेरी मच आयशा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। इट्स ओके हुज़ैफ़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बाद में तुमसे बात करूँगी। ओके, टेक केयर। हुज़ैफ़ा ने भी मज़ीद बात किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। वो अब भी छत को खुद देख रही थी। बेदार होते ही सारी सोचें फिर से दिमाग पर हावी होने लगी थी। दस्तक पर उसने सामने देखा, जहाँ सकीना खड़ी थी। उठ गई बाजी आप? उसके मुस्कराकर पूछने पर वो सिर्फ फ़ोन करके रह गई।
नाश्ता बनाऊँ आपके लिए? वो उसके कमरे में बिखरी चीज़ें समेटते हुए पूछ रही थी। नहीं, अभी नहीं, पापा चले गए। जी, वो उनका फ़ोन आया था, मगर मुझे कुछ कह कर गए थे कि आपको नाश्ते के बगैर कॉलेज ना जाने दूँ। आशा कितनी देर गायब दिमागी से सामने देखती रही। पापा ने नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद उसने सकीना से पूछा, जो झुककर मैगज़ीन उठा रही थी। उन्होंने कभी आपके बगैर नाश्ता किया है? सकीना के जताते हुए अंदाज पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, मैं आती हूँ। वो सकीना से कहकर खुद वॉशरूम में घुस गई थी। बाजी सित्रा बाजी आई हैं। वो बड़ी बेदिली के साथ टीवी देख रही थी जब सकीना की ऊंची आवाज़ पर उसने लाउंज के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से सिद्रा और सकीना दाखिल हो रही थी। उसके अंदर आते आते सिद्रा ने बगौर उसका जायजा भी ले लिया था। किसी किसी एंगल से नहीं लग रहा कि तुम बीमार हो, तो कॉलेज से ऑफ करने का मतलब ना सलाम ना दुआ, और आते ही तुमने चढ़ाई कर दी। आयशा ने बुरा मानते हुए कहा। सकीना तुम खाना लगाओ, हम आते हैं। सकीना के जाते ही सिद्रा बोल पड़ी। अगर तुमने मुझसे ये पूछने के लिए बुलाया है कि मैंने हुज़ैफ़ा को पैसे दे दिए हैं, तो उसका जवाब हाँ, और अपनी तसल्ली के लिए तुम उसको फ़ोन करके कंफर्म कर सकती हो। आयशा ने सामने टांग पर टांग रखकर झुलाती निमुतमिन बैठी सिद्रा को गुस्से से देखा। मैंने तुमसे कुछ भी ऐसा पूछा? सिद्रा ने कंधे उचकाए। कहा तो नहीं, पर मतलब तो वही था ना। अब की बार आयशा का हौसला जवाब दे गया। दफ़ा हो जा तुम इसी वक्त। आयशा सुर्ख चेहरे लिए खड़ी हो गई। एक तो मैं इतनी परेशान हूँ, और ऊपर से तुम्हारी बकवास बंद नहीं हो रही, और यहाँ आकर तुमने मुझ पर एहसान किया, उसके लिए मुझे माफ़ करो। आखिर में उसकी आवाज़ उभर गई। अब कहकर वो अपने कमरे की तरफ भागी थी, जबकि उस दौरान सिद्रा पूरी आंखें खोले हैं करती रह गई, और फिर उसके पीछे भागी थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो उसे दोनों टांगे सोफे पर रखे बैठी नजर आई, जबकि चेहरा उसने झुका रखा था। वो गहरा सांस लेती हुई उसके करीब जाकर बैठ गई। आयशा उसके बुलाने पर वो टच से मस ना हुई, और उसके हिलते हुए वजूद से उसे अंदाज़ा हुआ कि वो रो रही है। आयशा इधर देखो मेरी तरफ। सिद्रा ने अब ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा, और एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। उसकी आंखें और चेहरा दोनों रोने की वजह से सुर्ख हो रहे थे। हुआ क्या है? अंकल तो ठीक है ना? वो कुछ नहीं बोली। उस तरह रोती हो रही तो सिद्रा की परेशानी में इजाफा हो गया। बोला, आयशा मुझे अब घबराहट हो रही है। अंकल ठीक है ना? उसने वह मुश्किल सर हिलाया। सिद्रा ने दोनों आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। तो फिर क्या हुआ है जो तुम इतना रो रही हो? अब के सिद्रा के चेहरे पर परेशानी की जगह उलझन नजर आई। रात मेरे बाबा से बात हुई थी, और रात को जो जो सुल्तान साहब ने उसे कहा और बताया था, वह सब आशा को उसने सिद्रा को बताया था। तुम बताओ मैं क्या करूं? वो अब सिद्रा से पूछ रही थी। तुमने अंकल को हुज़ैफ़ा के बारे में बताया नहीं? मैं वक़्त का इंतज़ार कर रही थी जब हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते और हुज़ैफ़ा का जॉब मिल जाता। पहले की बात और थी। अब बाबा के दोस्त का बेटा दरमियान में आ गया है। मुझे नहीं पता वो कैसा है। उसका बस प्लस पॉइंट ये है कि वो बाबा के दोस्त का बेटा है। हो सकता है वो वेल ऑफ भी हो, वेल एजुकेटेड भी हो, तो पापा को रीज़न मिल जाएगा हुज़ैफ़ा को रिजेक्ट करने का, जो मैं नहीं चाहती। ये अचानक जो बाबा के दोस्त का बेटा, वो यूं दांत पीस कर बोली जैसे बाबा के दोस्त का बेटा उसके दांतों के दरमियान हो। सिद्रा ने होंठों पर हाथ रखकर अपनी बेसाख्ता हंसी को रोका था। क्या करूं मैं? वो दोनों हाथों से मलती हुई बेबसी से बोली। आशा तुम ऐसे करो, क्यों नहीं करती कि अब की दफ़ा अंकल के दोस्त के बेटे से मिल लो। आशा ने गुस्से से उसे देखा। तो उससे क्या होगा? होना क्या है? हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए। आखिर अंकल ने उसे पसंद किया है, कोई तो ख़ास बात होगी उसमें। वो दुनिया का बेहतरीन इंसान हो, तब भी मुझे उससे शादी नहीं करनी, और मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक पापा की बात है, वो तो खुद उससे नहीं मिले। तक नहीं जानते कि वो करता क्या है, दिखता कैसा है, कुछ भी नहीं जानते। बस इसलिए कि वो उनके दोस्त का बेटा है, मैं उसे शादी कर लूँ और तुम भी उनकी ही हामी हो, क्योंकि तुम्हें भी हुज़ैफ़ा पसंद नहीं। ठीक कह रही हो, मुझे हुज़ैफ़ा पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पसंदीदगी की पट्टी बंधी है, जबकि हमें हकीकत साफ नज़र आती है। लालची धोखेबाज। सिद्रा शट अप। आशा ने नाराज़गी से उसे देख टोका। क्या मैं आप शादीशुदा ज़िंदगी के लिए मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दोनों बातें हुज़ैफ़ा में हैं? सिद्रा ने सर झटका। वो समझ गई थी बहस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी समझ पर तो पढ़ना हो चुका था। तो उसका एक ही हल है, तुम अंकल को साफ साफ अपनी ख्वाहिश के बारे में बता दो। मेरे ख्याल में अंकल के नज़दीक तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आशा पर सोच अंदाज में अपने हाथों को देखने लगी। पापा मान जाएंगी? कुछ देर बाद उसने सिद्रा से पूछा था। उम्मीद तो यही है। सिद्रा के कहने पर उसे देखते रह गई। वो पापा से नाराज़ थी और जानती थी वो उसे मनाने
ज़रूर आएँगे। तो वो उस आज ज़रूर उनसे हुज़ैफ़ा के मुतालिक बात करेगी। वो कमरे में टहलते हुए अल्फ़ाज़ तरतीब दे रही थी जो उसे पापा से हुज़ैफ़ा के फ़ेवर में कहने थे। गाड़ी मख़सूस बारह हॉर्न बजते ही उसके उसके कदम रुक गए और वो इज़्तिराबी अंदाज़ में उँगलियाँ मरोड़ते हुए मुंतज़िर नज़रों से दरवाज़े को देखने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे सुल्तान साहब के बजाय सादिक साहब की आवाज़ सुनाई दी। तो वो न तेज़ की तरह उनकी बाहें हुई बाहर निकली और सामने एक मंज़र उसे दहलाने के लिए काफ़ी था। पापा, वो तकरीबन चीखी हुई उनकी तरफ बढ़ी थी। "ये क्या हुआ पापा?" उनके बाजू और सर पर पट्टी बंधी थी और चेहरा बेतहाशा सर्द हो रहा था। वो सोफ़े पर बैठ गए थे और आंखें बंद करके सोफ़े के बैक से टेक लगा लगी थी। पापा, वो उनके कंधे को हिलाते हुए रिज़ा को रो पड़ी थी। उसके रोने पर उन्होंने आंखें खोल कर उसे देखा। "मैं ठीक हूँ आयशा।" वो जो बोले तो नकाहत उनकी आवाज़ से ज़ाहिर हो रही थी। "हुआ क्या है ताया जी?" वो अब उस सोफ़े के पीछे खड़े सादत साहब से पूछ रही थी। "कुछ लोगों ने कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था।" उससे पहले कि सादत साहब कुछ बताते उन्होंने टोक दिया था। "अच्छा बेटा, अपने बाबा के लिए कुछ खाने को लेकर आ और साथ तुम चाचू को उनके कमरे में ले जाओ।" उसने चौंक कर सामने देखा तो जहाँ साथ खड़ा बगौर उसे देख रहा था, इतनी परेशानी में भी उसके माथे पर बल पड़ गए। न जाने उसे साथ से इतनी नफरत क्यों थी और सबसे ज़्यादा उसके देखने के अंदाज पर अंदर तक उतरती गंदी नज़रें। वो तेज़ी से उठकर किचन में गई थी। फ्रीज़र से गोश्त निकालकर उसने यखनी चढ़ाई थी। जब वो ट्रे लेकर दरवाजे के करीब पहुंची तो उसे सुल्तान साहब की धीमी आवाज़ सुनाई दी। "भाई साहब, आयशा के सामने कोई बात मत कीजिएगा, वो परेशान होगी। लेकिन सुल्तान, उसको पता होना चाहिए।" "नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, बस उसे परेशान नहीं करना।" वो ट्रे हाथ में पकड़े बाहर खड़ी बुरी तरह उलझ गई। ऐसी क्या बात थी जो पापा उसे छुपा रहे थे? तो तुम कहो तो साथ को यहाँ छोड़ जाओ। आयशा के माथे पर बल पड़ गए। वो दरवाजे को धकेलते हुए अंदर आ गई। जीती रहो चाय की बहुत तलब महसूस हो रही थी। चाय का कप उन्हें पकड़ाकर वो साथ की तरफ बढ़ी, जिसने कप थामते हुए उसकी उंगलियों को भी मिस किया था। एक करंट था तो उसके वजूद को लगा था। उसकी नज़रें बेसाख्ता अंदाज में उसकी तरफ उठी थी, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने अपनी इस हरकत को एंजॉय किया हो। आशा के होंठ भैंच के थप्पड़ मारने की चाहत वो दिल में दबा गई थी। वो यखनी का प्याला लेकर सुल्तान साहब के पास बैठ गई। "हाँ सुल्तान, तुमने जवाब नहीं दिया। साथ को यहीं रहने दो।" सुल्तान साहब ने आयशा की तरफ देखा, जिसने बड़े गैर महसूस अंदाज में सरनफी में रहा था। "नहीं भाई साहब, उसकी ज़रूरत नहीं। मैं अब ठीक हूँ और अगर ज़रूरत हुई तो मैं खुद साथ को फ़ोन कर लूँगा। घर वाली बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ, घर वाली बात है। तुम्हारा अपना खून है, बेटा बनकर रहेगा तुम्हारा। जो मैंने तुमसे बात की है, संजीदगी से सोचो इस बारे में।" कहने के साथ उन्होंने सुल्तान साहब के कंधे पर हाथ रखकर दबाव डाला था। आयशा उनके दर पर वो बातों के पीछे छुपे पोशीदा मायने को अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन खुद पर जबर किए खामोशी से बैठी रही। उसे इस वक्त सिर्फ अपने बाप की फिक्र थी। सुल्तान साहब को मुसलसल खामोश देखकर साजिद साहब को गुस्से तो बहुत आया, लेकिन ये वक्त तहम्मुल से काम लेने का था और वरना बना बनाया खेल खराब हो सकता था। "कोई बात हो तो फ़ोन कर देना। अल्लाह हाफिज़।" साजिद साहब को निकलते ही सुल्तान साहब से हाथ मिलाकर चंद लम्हों के लिए उसके करीब रुका था, लेकिन उसने नज़रों का जाविया बदल कर उसे नहीं देखा था। मायूस होकर वो बाहर निकल गया था। उनके जाते ही उसका खुद पर कंट्रोल ख़त्म हो गया था और आंसू निकल आए थे। "आयशा, रो नहीं बेटा, मुझे तकलीफ़ होती है।" "पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं?" "कुछ नहीं बेटा, तो बताया तो है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। झूठ, मैंने गाड़ी देखी है, बिल्कुल ठीक है, खराश भी नहीं है।" एक पल के लिए सुल्तान साहब कुछ बोल ही नहीं सके। बोले, "पापा, रात में तो मैं तुमसे नवाजिश की बात कर रहा था। आज उसका फ़ोन आया कि वो पाकिस्तान आ गया। मैं उसके घर जाने के लिए ऑफिस से निकला ही था कि 4-5 लड़के आए और मुझसे पैसे और मोबाइल मांगा। मेरी मज़ाहमत पर उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरा वॉलेट और मोबाइल छीन कर ले गए। मैं ज़मीन पर पड़ा था, इतनी सख्त नहीं थी जो मुझ में मैं ना ही भी ना सकूं। उसी वक्त साजिद भाई और साद आ गए। अर्शिया परेशान से उनका चेहरा देख रही थी और वो उस वक्त उनकी हालत की वजह से इतनी परेशान थी कि नवाज़िश साहब के आने की खबर भी उसने सरसरी से अंदाज में ले, हत्ता कि हुज़ैफ़ा की भी उसके जहन से निकल गया था। "पापा, आप कहाँ जा रहे हैं?" आयशा ने हैरानगी से सुल्तान साहब को देखा था। "ऑफिस।" वो कुर्सी घसीट कर बैठ गए। "पापा, कुछ दिन तो आराम कर लेते हैं आप। मजबूरी है गुड़िया, बहुत ज़रूरी काम है।" उन्होंने ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। "जाएंगे कैसे? साथ को बुलवाया है।" आयशा ने बुरा सा मुंह बनाया। "पापा, आपको कोई ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं साथ का आना जाना।" "जानता हूँ बेटा।" उन्होंने अपना मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। "आप तो जा रहे हैं ऑफिस, में घर रहकर क्या करूँगी? मैं अभी कॉलेज चली जाऊँ?" जो बाहर की तरफ बढ़ रहे थे तेज़ी से मुड़े थे। "नहीं, तुम अभी कॉलेज मत जाना।" "पर क्यों पापा?" वो हैरत से बोली। "बस कहा ना, कुछ अरेंजमेंट कर लूँ फिर चली जाना।" क्या अरेंजमेंट?" वो पूछना चाहती थी, लेकिन फिर उनके आने पर टाल दिया और उन्हें लाउंज से अल्लाह हाफिज़ कहकर नाश्ते के मेज़ पर आ बैठी। अभी उसने नवाला मुंह में ही रखा था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर हुज़ैफ़ा का नंबर देखकर उसने गहरा सांस लिया। "हेलो।" उसके हेलो कहते ही वो बोला था। "कहाँ हो आयशा?" "घर पर हूँ।"
3 दिन हो गए, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें ये? आशा के तंजिया के अंदाज में कहने पर वो कुछ देर के लिए खामोश होकर रह गया। आई एम सॉरी, वो धीमी आवाज़ में बोला, साथ ही शिकायत भी कर डाली। अगर मैंने फ़ोन नहीं किया तो तुमने भी फ़ोन नहीं किया। आशा के माथे पर बल पड़ गई। मैं क्यों तुम्हें फ़ोन करती? मैंने सॉरी कहा ना आयशा, फिर से कह देता हूँ सॉरी। अब की बार आयशा कुछ नहीं बोली थी। अच्छा अब तो बताओ, आ क्यों नहीं रही? पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। ओह क्या हुआ था? बस फ्रैक्चर था। तुम बताओ, अंकल का ऑपरेशन हो गया? कैसे हैं वो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो बिल्कुल ठीक है। बस पिछले 3-4 दिन अस्पतालों के चक्कर में रहा, इसलिए भी तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका हूँ। वह हंकारा भर कर रहेगी। कल आओगे कॉलेज? पता नहीं। तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं तो फिर इतना रूडली बात क्यों कर रही हो? नहीं ऐसी तबीयत नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं, बस पापा की तबीयत को लेकर कुछ अपसेट हूँ। चलो ठीक है हुज़ैफ़ा, फ़ोन करते रखती हूँ, फिर बात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय। फ़ोन बंद करके वो कितनी देर वैसे ही बैठी रही। बावर्ची सकीना की आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा। खाना बना दिया है, अब जा रही हूँ, शाम में आऊँगी। ठीक है। सकीना के साथ जाने के बाद वो टीवी के आगे बैठ गई और पता नहीं कब उसकी आँख लग गई और दरवाजे की घंटी पर खुली थी। उसकी नज़र खड़ी की जानिब उठी की तरफ गई जहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ गया? वो सोचते हुए गेट की तरफ बढ़ी थी। 2-3 दफ़ा पूछने पर जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने गेट खोल दिया। सामने मांगने वाला खड़ा था, उसका खलिया ऐसा था कि अगले ही पल उसे डर कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बैल के बाद दस्तक भी शुरू हो गई थी। उसने जान नहीं छोड़नी। तब दस्तक का सिलसिला तवील और ज़ोरदार हो गया तो उसने 10 का नोट पकड़ाया और बड़बड़ाती हुई गेट की तरफ बढ़ गई। लेकिन अब की बार उसने पूरा गेट खोलने के बजाय ज़रा सा हाथ बढ़ाकर 10 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो उसने ज़ोर से हाथ हिलाया। पकड़ो। जवाब में उसने नोट के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। उसके मुंह से बड़े बेसाख्ता अंदाज में चीख निकली थी और हाथ छुड़वाने के लिए जब उसने गेट खोला तो मज़ाहमत करता उसका हाथ हैरत के मारे साकित हो गया, क्योंकि सामने उस खौफनाक हुलिये वाले फ़कीर की जगह एक हैंडसम सा लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है? उसने दोबारा हाथ खींचते हुए गुस्से से उसे देखा। खुद तो कहा था पकड़ो, मैंने हाथ पकड़ने की तो नहीं कहा था? तो फिर वो उस तरह हाथ थामे पूछ रहा था। हाथ तो छोड़े मेरा। लो, उसने ऐसे पोज किया जैसे उसे पता ही ना हो कि वो हाथ पकड़े खड़ा है। ये नोट पकड़ने को कहा था। आयशा ने नोट उसके सामने लहराया। मैं समझी, मांगने वाला है। वॉट? सामने खड़े शख्स को झटका लगा था। मैं तुम्हें भिखारी लगता हूँ? उसके अंदाज पर आयशा को बड़े ज़ोर की हंसी आई थी, जिसे उसने सर झुकाकर ज़ब्त किया था। उसे सर उठाकर उसे देखा जो बहुत गौर से उसे देख रहा था। तुम अगर मुझे पसंद ना आई होती तो इस बदतमीज़ी पर तुम्हें मज़ा चखा देता। आप होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं? उसकी जुर्रत पर उसे गुस्सा आ गया और वह गेट बंद करने लगी तो वह जल्दी से बोला, मुझे सुल्तान अंकल से मिला है, वो घर पर नहीं है। चाहता हूँ। उसने कहने के साथ झुककर बैग उठाया और गेट के अंदर दाखिल हो गया। हैरत की शिद्दत से उसका मुंह खुल गया। अगले ही पल वो उसके पीछे भागी थी, जो लंबे लंबे डग भरता अंदर की तरफ जा रहा था। एक्सक्यूज़ मी, रुकिए प्लीज़। आप कैसे मुंह उठाकर अंदर जा रहे हैं? तमीज़ नाम की किसी चीज़ का नाम होती है ना, जानते हैं आप? उस पर वो ना सिर्फ रुक गया बल्कि मुड़कर उसे देखने लगा। मुंह के साथ ही घर में दाखिल होते हैं आप क्या मुंह गेट पर रखकर अंदर आती हैं? बदतमीज़। उसने दांत पीस कर उसे देखा। आप हैं कौन? मैं आपको नहीं जानती तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो तुम्हें जानता हूँ। उसके अंदाज पर आयशा एक बार फिर से उसे देखने पर मजबूर हो गई। तुम आयशा हो, अंकल सुल्तान की बेटी? उसका मुंह खुल गया था। उसने अपनी याददाश्त का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन वो सारी ज़िंदगी में उस शख्स से नहीं मिली थी। मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी। और जाओ आप जल्दी से कोई शरबत कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। इतनी गर्मी में आ रहा हूँ और तुमने बातों में लगा लिया। कहकर वो अंदर बढ़ गया था। ओह मेरे खुदा! वो चकरा कर आएगी। उसे लाउंज का दरवाज़ा खोलते देखकर वो उसके पीछे भागी। सबसे पहले उसे सुल्तान साहब का नंबर मिलाया था। हेलो पापा। उनकी हेलो सुनते ही वो तेज़ी से बोली, पापा पता नहीं घर में कोई बदतमीज़ आदमी घुस आया है। कौन? वो दूसरी तरफ सलमान साहब घबरा गए थे। पता नहीं पापा, पर वो आपको भी जानता है और मुझे भी। नाम क्या है उसका? वो तो मैंने पूछा ही नहीं। वो एकदम घबरा कर बोले। अच्छा बेटा, आपने नाम पूछे बगैर उसे अंदर बुला लिया? वो कुछ बरहमी से बोले। पापा मैंने नहीं बुलाया, वो ज़बरदस्ती अंदर आ गया और अब कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है। उससे किन आंखों से पीछे देखा तो वो वहाँ दरवाजे से टेक लगा उसकी बातें सुन रहा था। उसकी खामोश होने पर वो एक आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अहमद बात कर रहा हूँ। ठीक अंकल, और खैरियत से पहुँच गया हूँ, कहकर वो हंस पड़ा था। अंकल नाम पूछने की नौबत ही नहीं आई। मोहतरमा मुझे भिखारी समझकर 10 रुपये थमा रही थी। हैरत से उसका चेहरा तक देखती आयशा को गुस्सा आ गया। नहीं अंकल, होलिया तो मेरा ठीक था। लगता है आपके मोहल्ले के मांगने वाले भी काफ़ी हैंडसम है। ओके अंकल, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, लो बात करो। उससे फ़ोन उसे थमा दिया।
जी पापा। वो फ़ोन लेकर दूसरी तरफ चली गई थी। बेटा ये अहमद है, मैंने तो उसे बुलाया है, तुम उसकी खातिर मदारत करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और डरने वाली बात नहीं है, भरोसे का बच्चा है। उसने फ़ोन बंद करके उसकी तरफ देखा जो जीन्स की जेबों में हाथ डाल कमरे का जायज़ा ले रहा था। आप ठंडा पियेंगे या गर्म? अगर लेमन स्क्वैश है तो वो, नहीं तो कुछ भी ठंडा। अपने मिजाज की तरफ गर्म न लाना। आयशा ने कुछ भी कहने के बजाय सिर्फ घूरी पर इक्तफा किया। वो भी उसके पीछे पीछे किचन में आया था। तुम घर पर अकेली होती हो? आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। स्क्वैश की बोतल निकाल कर ग्लास में डालने लगी। पढ़ती हूँ। वो अब भी खामोशी थी। मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो। आयशा ने शरबत वाला ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। तुम नहीं पियोगी? ये आपने किया ये आपने क्या तुम लगाई हुई हो, इसलिए कि तुम मुझसे छोटी हो। और वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? उफ। वो पाँव पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई। जबकि उसने मुस्कुराते हुए ग्लास होंठों से लगाया था। वो टीवी लगाकर बैठ गई तो उसके दाएं सोफे पर आकर बैठ गया। खुद पर जमी उसकी नज़रों से उसे अच्छी खासी कोफत हो रही थी। लेकिन वो उसे छोड़कर कमरे में भी नहीं जा सकती थी। पापा ने तो कह दिया था भरोसे वाला बच्चा है, लेकिन क्या पता, अगर तुम कुछ काम करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैं तुम्हारी कंपनी के बगैर बोर नहीं हूँगा। उसके मुसलसल चुप रहने पर वो चोट करता हुआ बोला था। और बेफिक्र रहो, मैं कुछ चुरा कर भी नहीं भागूंगा। सिक्योरिटी के तौर पर तुम मेरा वॉलेट और मोबाइल रख सकती हो। तौबा, ये शख्स तो दिल की बातें जान लेता है। उसने घबराकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरा नाम अहमद है। कुछ देर बाद वो दोबारा बोला। आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? तंग आकर वो बोल पड़ी थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, सुल्तान साहब की गाड़ी के मखसूस हॉर्न बजा था। वो शुक्र अदा करते हुए तेज़ी से बाहर निकली थी। उसके बाद वो जो कमरे में घुसी, रात तक बाहर नहीं निकली। सुबह जब वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आई तो वो पहले से सुल्तान साहब के साथ बैठा था। वो बड़ा बुरा सा मुँह बनाकर सुल्तान साहब के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। बेटा, सलाम तो नहीं किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। वो उल्टा मारा वो लट मारा अंदाज में बोली। वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। वो ब्रेड पर जैम लगाकर खाने लगी। पापा, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। हाँ भाई, मैं भूल ही गया था। अहमद, तुम आयशा को कॉलेज छोड़ दो। और आयशा, अहमद अब हमारे साथ ही रहेगा। सकीना, तो साथ ही उन्होंने सकीना को आवाज़ दी। सकीना बेटा, गेस्ट रूम अच्छी तरह साफ़ कर दो। अहमद अब यहाँ रहेंगे? जी। वो मुस्कुराकर सर हिलाती वापस मुड़ गई। लेकिन क्यों बाबा? वो जो हैरत से सुन रही थी बेसाख्ता बोल पड़ी। सुल्तान साहब ने तादीदी नज़रों से उसे देखा। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब तुम जहाँ भी जाओगी अहमद तुम्हारे साथ जाएगा। सुल्तान साहब की गुफ्तगू के दौरान अहमद जूस पीते हुए बड़े गौर से आशा के चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा ले रहा था। वो समझ गया कि वो कुछ कहना चाहती है, इसलिए खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। और वह जैसे उसके जाने का ही इंतज़ार करी थी, उसके जाते ही वो जैसे फट पड़ी थी। पापा, आप कैसे इस एक अजनबी आदमी पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि मुझे हर जगह के उसके साथ भेज रहे हैं? वो अजनबी नहीं, आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए तो है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये शख्स। एक ही दिन में वो तुम्हें इतना बुरा लग गया? उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का नाराज़ चेहरा देखा। किसी के बुरा लगने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है, और मैं उसे एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आपने उसे 24 घंटे के लिए मेरे सर पर सवार कर दिया है। अब कि उन्होंने रुक कर संजीदा नज़रों से देखा। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी ऐसा रुख इख्तियार करती है कि आपको मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नापसंदीदा लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। खुद को हालात और लोगों के साथ एडजस्ट करने की आदत डालो। पापा, वो बेयकीनी सुने थे। उसने देखने लगी। आप कहना क्या चाहते हैं? उसको परेशान देकर उन्होंने सर झटका। कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूँ। अहमद अपना बच्चा है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मामले में यूँ लापरवाही का मुज़ाहरा करूँगा? चलो शाबाश, देर हो रही है। उन्होंने उसे बाजू के हल्के में लेते हुए कहा, और उसी तरह उलझे उनके साथ जलने लगी। अहमद पहले आयशा को कॉलेज छोड़ देते हैं, फिर लॉयर के पास चलते हैं। मैंने कल रात बात की थी उनसे फिर ऑफिस चलेंगे। असाफ को भी तुमसे मिलवाना है? जी अंकल। वो कार ड्राइव करते हुए ताबेदारी से बोला, और किन आंखों से मरण में पीछे बैठी आयशा को देखा जो सदमे से बस बेहोश होने वाली थी। उसके होंठों पर आने वाली मुस्कान बेसाख्ता थी। कॉलेज दाखिल होते ही उसने सबसे पहले सिद्रा को तलाश किया था, जो उसे देखकर बेतहाशा खुश हो गई थी। मुझे लगा तुम आज भी नहीं आओगी। उसकी इतनी गर्मजोशी पर वो मुस्कुरा कर ही सकी थी। क्या बात है, अभी भी परेशान लग रही हो? अंकल तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। फिर क्या हुआ? ऐसे लगता है किसी से मार खाकर आई हो। सिद्रा ने हंसपे आदत बात की इख्तिताम पर कहकर गया था, बकवास बंद करो। उसे गुस्से में देखकर सिद्रा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। पता नहीं पापा को क्या हो गया, किसी को घर में बुला लिया। क्या मतलब? पता नहीं कौन है, पर जो भी है इतना बदतमीज़ है। कल से मेरे घर में ही है, मुझ पर कर्फ्यू लगा दिया है। इतना बोलता है कि बस और
तो और मैं जो सोच भी रही होती हूँ वो मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा लेता है। नजूमी तो नहीं यार, मुझे अभी अभी उससे मिलवाना, मैं भी ज़रा इस मुस्तकबिल का हाल जानूँ। मैं सीरियस हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आयशा नाराज़गी से उसे देखा। उसी तरह को संजीदा होना पड़ा। पर अंकल उसे रखा क्यों है? कहते हैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न। मैं जहाँ भी जाऊँगी वो मेरे साथ जाएगा। अभी भी वो वही छोड़ कर गया है। तो यार इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर अंकल ने उसे घर पे रखा है तो सोच समझ कर ही रखा होगा। वो ठीक है सिद्रा, लेकिन इतना यकीन पता है गाड़ी में क्या बात कर रहे थे कि अपने लायर से उसे मिलवाएंगे और ऑफिस के स्टाफ से, मतलब समझती हो इसका? हूँ सिद्रा के पुरसोच अंदाज में उन्होंने हूँ कहने पर वो चिढ़ कर बोली, क्या हुआ? क्यों? क्या समझी हो? यही कि तुम कह रही हो ना कि वो चेहरा पढ़ लेता है, दिल की बात जान लेता है। लगता है उसने अंकल पर काफ़ी रिसर्च किया है। हो सकता है उसका काला जादू टाइप की चीज़ आती हो। उसने अंकल पर कोई अमल किया हो, इसीलिए तो अंकल ने ना सिर्फ इसमें उसे घर में रख लिया बल्कि उसे अपने बैंक बैलेंस से भी आगाह कर रहे हैं। सिद्रा की बात सुनकर वो परेशान हो गई थी। अब मैं क्या करूँ सिद्रा? वो परेशानी से सिद्रा का चेहरा देखने लगी। एक बात और हो सकती है, ये बताओ उसकी शक्ल कैसी है? ये कैसा सवाल है? आयशा ने नागवारी से पूछा। इतनी अपनी चिड़ से बलातर तो है होकर बताओ। हूँ अच्छी है, एजुकेटेड है। पता नहीं, आशा ने बेजारी से बोला, पर लगता तो है। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं अंकल उसे घर पर दामाद बनाने की सोच रहे हैं? पहले तो वो कितनी देर सिद्रा का मुंह देखती रही, लेकिन जब सिद्रा के मुंह से हंसी का फुवारा छूटा तो उसने पास रखी किताब से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मुझे ऐसा घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। वह गहरे गहरे सांस लेती हुई पीछे हट गई थी। यह हकीकत भी हो सकती है। उसके बाद पर कुछ लम्हों के लिए आयशा खामोश हो गई थी। अगर पापा ने ऐसा कुछ सोचा भी है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना बड़ा इंप्रेशन दूंगी, पूरा इंप्रेशन दूंगी उसके नाम का, सर पर पाँव रख कर भागेगा। हाँ भाई, तुम्हारी बदतमीज़ तबीयत से मैं ये उम्मीद रख सकती हूँ। सिद्रा मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ा झाड़े थे और सामने नज़र पड़ते उसके मुंह से के जावे बिगड़ गए थे। उसको अभी अभी टपकना था। सिद्रा ने कहने के साथ सामने बड़ी किताब उठा ली, जबकि इतनी बेजारी पर आयशा ने पलट कर देखा जहाँ से हुज़ैफा आ रहा था। आयशा ने दिलनशी नज़र से सिद्रा को देखा, वो जो मुंह पर नोट रखा बोर्ड सजा कर बैठ गई थी। गुड मॉर्निंग। वो उनके करीब ही घास पर आलती पालती मारकर बैठ गया। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो नजर आई। अगर आज तुम ना आती तो मैं तुम्हारे घर आ जाता। हुज़ैफा के बात पर मुस्कुरा दी थी, जबकि सिद्रा की संजीदगी देखने लायक थी। अंकल की तबीयत अब कैसी है? हाँ वो ठीक है। तुम बताओ तुम्हारी फादर कैसे हैं? हाँ वो भी ठीक है और अब घर आ गए हैं। गुड, मैं आऊँगी उनसे मिलने। नहीं, इट्स ओके। वो एकदम घबरा कर तेज़ी से बोला। आयशा के साथ साथ सिद्रा ने भी चौंक कर उसे देखा। क्यों, तुम मुझे उनसे मिलवाना नहीं चाहते? आयशा ने संजीदगी से हुज़ैफा का चेहरा देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात है? आयशा के बजाय सिद्रा ने सवाल किया। वो दरअसल मेरे पेरेंट्स काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं। अगर मैं उन्हें ये बताऊंगा कि एक लड़की मेरी दोस्त है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा? सिद्रा ने आबरूज कर तंजी अंदाज में से देखा। जब तुमने आयशा से दोस्ती की थी तब ये ख्याल तुम्हें क्यों नहीं आया? और ख़ास तौर पर तब जब तुम उससे कीमती गिफ्ट लेते थे। सिद्रा के तंजी अंदाज पर हुज़ैफा के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला था। तुम मेरी इंसल्ट करी हो सिद्रा। हो, इंसल्ट इसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। इनफ सिद्रा, हुज़ैफा ज़ोर से बोला। देखो आयशा, तुम्हारी दोस्त मुझ पर तंज करी है। उसने खामोश बैठी आयशा से शिकायत की, जिसने उसके फेवर पे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो हुज़ैफा? क्या सोचती हो हुज़ैफा? इसकी संजीदगी पर एक पल के लिए खामोश रह गया। मैं समझा नहीं। मैं क्या हूँ तुम्हारी? सिर्फ एक दोस्त। तुम जानती हो आयशा मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। आज तुम मुझे अपने एक दोस्त के तौर पर अपने पेरेंट्स से मुतारफ़ नहीं करवा सकते तो कल उन्हें अपनी पसंदीदगी के बारे में कैसे बताओगे? आयशा, तुम गलत समझ रही हो। मैं नहीं चाहता मेरे पेरेंट्स तुम्हें लेकर कुछ गलत सोचें। मैं मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं हो हुज़ैफा। मेरे बाबा मेरी जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं और उन्होंने किसी को मुंतखब कर लिया है। आयशा कहते कहते गौर से हुज़ैफा के तासरात भी देख रही थी, जो होंठ जुबाता हुआ काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था। तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? हो सकता है, बेनियाजी से बोली। तुम ऐसा नहीं कर सकती आयशा, प्लीज़ कह दो ये मजाक है। वो एकदम से उसका हाथ पकड़ कर बोला। प्लीज़ हुज़ैफा। आयशा ने नागवारी से उसका हाथ खींचा था। प्लीज़ आयशा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बता दूंगी कब बाबा से बात करनी। चलो आयशा, देर हो रही है। इसी तरह उसका हाथ खींचा था। आयशा, मैं अम्मी को लेकर कब आऊँ? कहा तो है हुज़ैफा, मैं पहले बाबा से बात कर लूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। वो कहकर सिद्रा के साथ चल पड़ी। उसने कुछ कदम चलकर पीछे देखा। हुज़ैफा वहीं खड़ा पुरसोच अंदाज में घास को देख रहा था।
तुम्हें खुद से ज़ैफ़ा से शादी करने की बात नहीं करनी चाहिए थी। सिद्रा ने अफ़सोस से सर झटका, तो क्या करती? पापा ने पता नहीं क्या सोच रखा है, जबकि मैं ज़ैफ़ा के लिए सीरियस हूँ, जबकि वह नॉन सीरियस है। पता नहीं तुम्हें कब नज़र आएगा। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे खामोश देखकर सिद्रा ने पूछा था, अंकल से क्या कहोगी? समझ नहीं आ रहा। पापा से क्या कैसे बात करूँ? वो दोनों गेट के आगे आकर रुक गए थे। सिद्रा, मेरे लिए एक फ़ेवर करोगी? हाँ बोलो, आज मेरे साथ घर चलो। सिद्रा ने हैरत से देखा, यार तुमने उस बॉडी गार्ड को कुछ ज़्यादा ही सर पर सवार कर लिया है। तुम उसकी वजह से कह रही हो ना? आयशा कुछ नहीं बोली थी तो सिद्रा ने हंसना शुरू कर दिया। कसम से मुझे इस बंदे को देखने की बहुत ख्वाहिश हो रही है जिसने तुम्हें डरा दिया है। शट अप, मैं किसी से नहीं डरती। सिद्रा के मजाक उड़ाने पर वो चिढ़कर बोली। वो दोनों गेट के से बाहर निकली तो थोड़ी नज़र दौड़ाने पर उन्हें गाड़ी के साथ टेक लगाए नजर आ गया था। ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है? सिद्रा ने हैरत से उसके लंबे चौड़े शख्स को देखा था। यार बड़ा अच्छा है। सीधा तो केवल उसके कान में घुसते हुए बोली, बको मत, और इसके सामने तो तुम कोई बकवास की तो मेरे हाथों आज तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। अच्छा। सिद्रा ने बड़ी ताबेदारी से सर हिलाया। गाड़ी के करीब जाकर सिद्रा ने बाकायदा अदब के साथ सलाम किया था, जिसका जवाब बड़ी खुश इखलाकी से दिया गया था। मैं सिद्रा हूँ, आयशा की फ्रेंड, मैं जानता हूँ। हैं वो कैसे? सिद्रा ने हैरान होकर पूछा। अंकल ने बताया था कि आपके बारे में। अच्छा। सिद्रा ने आयशा को देखा और आयशा ने नज़रों से कहा था, देखा मैं नहीं कह रही थी। वो पिछला दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। आगे आके बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। सिद्रा भी बैठ गई थी। वो इन दोनों के घूरने के परवाह न करते हुए बैठ गया था। मेरा ख्याल है हम बैठ चुके हैं। उसे यूं ही बैठा देखकर आयशा ने एक एक लफ्ज़ दबाकर कहा, और मेरा ख्याल है कि मैं बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारे ड्राइवर नहीं हूँ। आगे बैठो वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आयशा का गुस्से के मारा बुरा हाल था और सिद्रा के हैरत के मारे 5 मिनट तक दोनों टस से मस नहीं हुए तो सिद्रा को बोलना पड़ा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं फ्रंट सीट पर आ जाऊँ। सिद्रा, मैं ज़रूर आपको ही बिठाता और यही अच्छा होता, लेकिन अब तो ऐसे ही उसे ही आना होगा। उसके लिए इतना एहतराम। आयशा ने हैरत से उसके पुष्ट को घूरा। आयशा प्लीज़ चली जाओ ना, देर हो रही है। आयशा ने गुस्से से सिद्रा को घूरा, जिसने हाथ जोड़कर मिन्नत की थी, और वो झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और आगे बैठते ही झटके से दरवाज़ा बंद किया था। कार आपकी वालदा मोहतरमा की है? उसने जैसे उसे जिताया था। चलो चलो ज़रा लगाती हूँ पापा को शिकायत। इसी वक्त घर जाके उसने खुद कलामी की थी, लेकिन उसके कान काफ़ी तेज़ थे। ये कोशिश भी करके देख लो। आयशा को जाने क्यों हंसी आई थी, रोना सा आया था। वैसे अहमद भाई कह सकती हो ना? सिद्रा ने पूछा। ज़रूर। वो खुश दिली से बोला। आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी आयशा से। अच्छा, ये हैरत है। उसने हैरान होकर एक्टिंग की थी। मेरा नहीं ख्याल वो तारीफ़ होगी। नहीं, खैर ऐसी भी नहीं जैसा मैंने उसने बताया। अब आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। छिछोरा। आयशा लब बड़बड़ाई। चलें, आप कहती हैं तो मान लेते हैं जो उसने मेरे बारे में कहा है। वो तारीफ ही थी। इस घर पहुंचने पर वह तेज़ी से कार का दरवाज़ा खोलकर निकली थी, जबकि सिद्रा ड्राइविंग सीट की तरफ आई थी। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई, माई प्लेयर। और एक बात, थोड़ी सी तमीज़ अपने दोस्त को भी सिखा दें। अहमद के कहने पर सिद्रा ने आयशा की तरफ देखा, जो सुर्ख चेहरा लिए गेट खोलने का इंतज़ार करी थी। अच्छा। वो मुस्कुराई थी। वैसे आपसे मुलाकात से काफ़ी दिलचस्पी रही। आगे कभी ये मुलाकात होती रहेगी? अच्छा, वो कैसे? सिद्रा ने इश्तियाक से पूछा। सिद्रा, अभी चलो कि वहीं मरना है। गेट खुलते ही आयशा ने मुड़कर देखा। सिद्रा को दांत निकाल कर बातें करते देखकर उसका पारा चढ़ गया था। वो फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल आप जाएं, वरना आपकी दोस्त चल कर अपना खूबसूरत रंग बर्बाद कर लेगी। सिद्रा खिलखिलाकर हंस पड़ी। और इसे बता देना, अंकल के पास ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को अंकल के साथ आऊँगा। कहकर वो उनसे गाड़ी भगा ले गया था। बड़े दांत निकल रहे थे तुम्हारे। उसके करीब आते ही आयशा ने खा जाने वाली नज़र से देखा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सही कह रहे थे अहमद भाई। क्या कह रहे थे? आयशा से कहो गुस्सा मत किया करे, वरना गोरा रंग काला पड़ जाएगा। जलील इंसान। वो मटियों को भेज कर बोली। अब चलो अंदर। सिद्रा कहने के साथ अंदर चली गई। अहमद भाई नहीं आए। अंदर दाखिल होते सकीना के सवाल पर जहाँ आयशा को आग लग गई थी, वहीं सिद्रा के हंसी छूट गई थी। दफ़ा हो गए हैं तुम्हारे अहमद भाई। कहने के साथ वो तन फन करती अपने कमरे में चली गई। ये बाची को क्या हुआ है? सकीना ने हैरत से उसका गुस्सा देखा था। कुछ नहीं, बेचारी को गर्मी ज़्यादा लग रही है। तुम बस खाना लगाओ, बल्कि ऐसा करो कमरे में ले आओ। लेकिन बाची, अहमद भाई के लिए मैंने सैंडविच बनाए थे, उन्हें फ्रीज़ कर दो, वो ऑफिस गए हैं, अंकल के साथ आएंगे। वो सर हिलाकर मुड़ गई और सिद्रा कमरे की तरफ आ गई। जब वो कमरे में दाखिल हुई, आयशा गहरे सांस लेते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रिलैक्स यार। वो सिद्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और खुद उसके करीब बैठ गई। तुमने देखा कैसे बात करता है वो मुझसे? तो यार तुम भी कौन सा उसका लिहाज करती हो, तो मैं क्यों करूँ उसका लिहाज? आयशा ने गुस्से से देखा। छोड़ो यार, तुम क्यों अपना मूड ख़राब करती हो? मूड ख़राब नहीं करना करूँ तो क्या करूँ? पता नहीं उसने सब पर क्या जादू कर दिया। ताया
पापा तो पापा, सकीना भी भाई भाई करने लगी है। और तुम भी कैसे फ्री हो रही थी? याद आने पर वो एकदम उसकी तरफ मुड़ी थी। आयशा, मुझे वो अच्छा आने के बाद उसने शावर लिया और पढ़ने बैठ गई, लेकिन पढ़ने में दिल ना लगा तो उसने किताब पटकी और तकिया सर पर रखकर आंखें बंद कर ली। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो सारा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने मुंदी मुंदी आंखों से मोबाइल स्क्रीन को देखा जहाँ रात के 8 बज रहे थे। वो एक झटके से उठी। इतनी देर हो गई और किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। वो दुपट्टा ठीक करती, बाल समेटती बाहर निकल आई। सकीना डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी, जिसका मतलब था खाना खाया जा चुका है। उसका गुस्सा पहले से ज़्यादा बढ़ गया। पापा कहाँ हैं? उसने सकीना से पूछा था। अपने कमरे में है। उसने जाकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। वो सोफे पर बैठे थे और उनके सामने शतरंज की बसात बिछी थी। उसमें उसने इर्द गिर्द नजरें घुमाई। वो कहीं नहीं था। उठ गई बेटा। वो नाराज़ी से उन्हें देखती हुई सामने बेड पर बैठ गई। बाबा, मैं अगर आपको नज़र नहीं आई तो आपने मुझे जगाया नहीं और अकेले ही खाना खा लिया। उन्होंने कुछ हैरत से उसका गुस्सीला चेहरा देखा। तुमने ही सकीना को कहा था कि तुम्हें ना जगाए? ये आपको सकीना ने कहा? नहीं, अहमद ने कहा। उफ, अहमद पापा, 2 दिन हुए हैं उस शख्स को आए और उसने मेरी ज़िंदगी जीरन बना कर दी है। आप जानते हैं किस कदर बदतमीज़ है, कैसे बात करता है मेरे साथ। मुझ पर ऐसे हुक्म चलाता है जैसे जैसे आगे उससे कोई मिसाल समझ में नहीं आई थी। मैं अब उसे 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप निकालें उसे। वो खामोशी से उसे सुनते रहे। पहली बात तो ये कि अहमद ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, उसने मुझे बताया है कि तुम उससे बदतमीज़ी करती हो। तुमने उसे ड्राइवर कहा। आयशा, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की है? तुम बड़ों से बदतमीज़ी करो, उनकी इंसल्ट करो। पापा, अब के वो रोने वाली हो गई थी। झूठ बोलता है वो, झूठा इंसान। ये तुम कैसे बात करी हो? उससे भी ऐसे ही बात करती होगी अभी। अपनी बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर ये शख्स है कौन जिसके लिए आपको पहली बार अपनी बेटी बदतमीज लगी रही है? अहमद मेरा अंकल। उसकी भारी आवाज़ पर आयशा ने बेसाख्ता गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वॉशरूम के दरवाजे में खड़ा था। आपको मेरे बारे में कुछ भी बताने या वजाहत कर देने की ज़रूरत नहीं है, वो कहता हुआ सुल्तान साहब के साथ सोफे पर जाकर बैठ गया। ये मुझे जो समझती हैं समझने दे, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ ये मुझे क्या समझती हैं। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हें कुछ समझूँ। तुम एक बदतमीज़ इंसान हो। मेरे बाबा के मुलाजिम बनकर रहो। आयशा, सुल्तान साहब इतने गुस्से से बोले कि वो काम कराएगी। उसने पहली बार उनको इतने गुस्से में देखा था। रिलैक्स अंकल। अहमद ने उनका हाथ थपका था, जबकि अहमद उसे पहले से ज़्यादा बुरा लगा था, जिसकी वजह से उसके बाप ने उस पर गुस्सा किया था। वो कुछ देर डिबडिबाई नजरों से उन्हें देखती रही और फिर भागती हुई उनके कमरे से निकली थी। आयशा के जाने के बाद अहमद ने दीदा नज़रों से सुल्तान साहब को देखा, जो सर झुकाए काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। अंकल, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आयशा को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं अहमद, सॉरी तो मुझे तुमसे करनी चाहिए। मैं आयशा के रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अंकल प्लीज़ एक्सक्यूज़ करके आप मुझे शर्मिंदा करें। अहमद, तुम यकीन करो, आयशा बहुत अच्छी है, बहुत लॉन्ग लविंग, बहुत पता नहीं क्यों वो ऐसे बिहेव करी है। वो तो कभी किसी से ऐसी रूडली बात भी नहीं करती। प्लीज़ अंकल, आप मुझे कोई वजाहत ना दें, मैं समझता हूँ। तो मुझे बताने दो अहमद, उसे तुम्हारे बारे में। नहीं अंकल, आपने खुद मुझे बताया था उसकी नापसंदीदगी के बारे में। अभी जब उसे मेरे बारे में पता नहीं तो वो ऐसे कर रही है। अगर पता चल गया तो फिर मामला और ख़राब हो जाएगा। हम कुछ अरसा साथ रहेंगे तो उससे मुझे उसे समझने में आसानी होगी। तुम आयशा को बुरा ना समझना। वो उसका हाथ थाम कर इल्तिजा पड़े अंदाज में बोले। नहीं अंकल, मैं उसे बुरा नहीं समझता। उसका बचपना है बस। सुल्तान साहब खामोश हो गए थे, जिससे उसकी किसी गहरी सोच में गुम हो। दस्तक पर दोनों दरवाजे की तरफ देखा था। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ सकीना खड़ी थी। वो ताया जी और ताई जी आए हैं। इस वक्त सुल्तान साहब की नज़रें बेसाख्ता खड़ी घड़ी की तरफ गई थी जहाँ रात के 9 बज रहे थे। वो उठकर बाहर आ गए जहाँ साजिद साहब और सैयदा बेगम उनके मुंतज़िर थे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत थी? हाँ भाई, खैरियत है। क्या हम इस वक्त नहीं आ सकते? साजिद साहब के मुस्कुराने पर उन्होंने सुकून भरा सांस लिया। नहीं, क्यों नहीं, आपका अपना घर है। सकीना बेटा, ठंडा कुछ ले आओ, खाना लगवाओ भाई साहब के लिए। नहीं खाना, हम खा कर आए हैं, बस एक ज़रूरी बात करनी थी। जी। सुल्तान साहब कुछ अलर्ट होकर बैठ गए। तभी अहमद लाउंज में दाखिल हुआ था। उन दोनों की नज़रें पहले अहमद की तरफ और फिर सवाल अंदाज में सुल्तान साहब की तरफ गई थी। आओ अहमद, ये मेरे भाई साजिद और ये मेरी भाभी जुबैदा हैं। अहमद उनको सलाम करता हुआ सुल्तान साहब के साथ बैठ गया था। और ये अहमद है, मेरे दोस्त का बेटा, इस्लामाबाद से आया है। कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था जब मुझे पर हमला हुआ था। मेरे दोस्त को पता चला तो उसने अहमद से कहा यहीं मेरे पास रुक जाए। तब से ही ये मेरे साथ है। बहुत अच्छा बच्चा है। आखिर में उन्होंने बहुत प्यार से अहमद का कंधा थपथपाया, जबकि
वो सर झुकाए मुस्कुरा रहा था। साजिद साहब ने ज़ुबैदा की तरफ देखा, जिन्होंने जुताई हुई नज़रों से साजिद साहब को देखा था। अंकल, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ बेटा, ज़रूर जाओ और गाड़ी की चाबी ले जाओ, वो सामने रैक में रखी है। जी। वो उन दोनों को खुदा हाफिज़ कहता हुआ बाहर निकल गया। जब तक सकीना शरबत सर्व करती रही, उन तीनों के दरमियान खामोशी छाई रही। वैसे बड़े अफसोस की बात है सुल्तान, तुम हमें गैर समझते हो, आखिर तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमें सौतेला समझते हो। सुल्तान साहब ने हैरत से ज़ुबैदा को देखा। क्यों भाभी, मैंने ऐसा क्या किया है? तुम्हारी ही खातिर हमने कहा था कि साथ तुम्हारे पास रह जाता है, वरना हमारा भी इकलौता ही बेटा है, पर तुमने मना कर दिया। हमने भी समझ लिया, चलो जवान बच्ची का साथ है इसलिए मना कर दिया होगा, पर ये तो जवान लड़का है, तुम्हारे दोस्त का बेटा है, ना जान ना पहचान, तुमने उसे घर में रख लिया। साथ तो तुम्हारा भतीजा है, सौतेला ही सही पर अपना तो है। तुमने उस पर भरोसा ना किया और इस अनजान पर भरोसा कर लिया। तुम ऑफिस चले जाते, ये घर होता। और आयशा भी। सुल्तान साहब ने बहुत तहम्मुल से उनकी सारी बातें सुनी, और लेकिन आखिरी बात पर उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। मतलब क्या है भाभी आपका? चुप रहो तुम, साजिद साहब ने ज़ुबैदा को रोका था। इसको छोड़ो सुल्तान, तुम तो जानते हो औरतों की अकल को छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है। तुमने इसके लड़के को साथ रखा है तो सोचा समझ कर ही रखा होगा। और फिर आयशा हमारी अपनी बच्ची, अच्छी तरह से जानते हैं हम। उन्होंने सुल्तान साहब के गुस्से को लफ्ज़ों से ठंडा कर दिया। अब काम की बात करता हूँ जिसके लिए हम दोनों आए हैं। मैं कहीं कितनी दफ़ा लेकिन ये बात नहीं कर सका। आयशा तो हमें बहुत पसंद है, हम उसको अपनी बेटी यानी साथ की बीवी बनाना चाहते हैं। पहले साथ की कोई प्रॉपर जॉब नहीं थी, इसलिए बात नहीं की। अब तो माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी जॉब है, मुझे तो पता है, तुम्हें एतराज़ नहीं होगा। पर ज़ुबैदा और साथ का कहना है कि तुमसे और ख़ास करके आयशा से पूछ लें। सुल्तान साहब कितनी देर तक बोल ही नहीं सके। उन्हें तो ये अंदाज़ा तक था कि वो लोग आयशा के लिए ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन वो आयशा की नापसंदीदगी भी जानते हैं, और उनकी अपनी ख्वाहिश इन लोगों की ख्वाहिश से मुख्तलिफ थी। लेकिन वो बिल्कुल साफ जवाब नहीं दे सकते। ठीक है भाई साहब, मैं आयशा से पूछ कर जवाब दूँगा। कुछ देर बैठने के बाद वो दोनों खड़े हो गए। अच्छा सुल्तान, चलते हैं, तुम्हारी हाँ के मुंतज़िर रहेंगे। उनके कहने पर सुल्तान साहब मुश्किल मुस्कुराए थे। उनके जाने के बाद वो आयशा के कमरे की तरफ बड़े, दरवाज़ा लॉक था। वो कुछ देर बाहर खड़े रहे और फिर सुबह बात करने का इरादा करते हुए अपने कमरे में आ गए। सुबह वह अहमद के साथ साजिद साहब की रात वाली बात डिस्कस कर रहे थे। जब आयशा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, उसके चेहरे से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो उनसे नाराज़ है। वो किसी को सलाम या मुंतखब किए बगैर उनसे फासले पर जाकर बैठ गई और कुछ भी खाने के बजाय जूस का गिलास थाम लिया। आयशा, कल तुम्हारे ताया और ताई जी आए थे, उन्होंने खुद ही से उसे मुखातिब कर लिया। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया साद के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर। अब के उसके चेहरे उसने चौंक कर उन्हें देखा और बहुत गौर से उसका चेहरा देखने अहमद का बड़े ज़ोर की हंसी आई थी। फिर आपने क्या कहा? उसका चेहरा उसकी बेचैनी को बयां कर रहा था। मैंने कहा मैं आयशा से पूछ कर बताऊँगा। उसके इतने तने हुए साहब एकदम पुरसकून हुए थे और उसने गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। आप जानते हैं मुझे साद भाई बिल्कुल पसंद नहीं। जानता हूँ, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि साफ इनकार करना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अगली बात कहने के लिए गला खंखारा था। मैं चाहता हूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश है, तुम्हारी शादी अहमद से हो जाए। और उनकी बात इसके लिए इतनी अचानक थी कि वो कुछ कह ही नहीं सकी। तुमने मुझसे पूछा था कि अहमद कौन है? अहमद नवाजिश मेरे दोस्त और तुम्हारी मामा के कज़न का बेटा है, जिससे तुम्हारा रिश्ता हमने बचपन में तय कर दिया था। मैं ये बात तुम्हें अहमद की आमद से पहले बताना चाहता था, लेकिन अहमद ने मुझे मना कर दिया। लेकिन जितनी बदतमीज़ी तुमने अहमद के साथ करके मुझे शर्मिंदा किया है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बता दूँ अहमद के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। शायद उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। वो कितनी देर नहीं उन्हें ऐसे देखती रही जैसे उनकी बात का यकीन ना आया हो। सुल्तान साहब गौर से उसके चेहरे को उतार चढ़ाव देख रहे थे। वो खामोश थी और यही उनके लिए गनीमत था कि वो मज़ीद अहमद के सामने बदतमीज़ी ना करे। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में इस बारे में बात करते हैं। चलो अहमद। उनके जाने के बाद वो कितनी देर यूं ही बैठी रही। इतना बड़ा झूठ मेरे बाबा ने मेरे साथ बोला। वो जानते थे अहमद कौन है, लेकिन मुझे नहीं बताया, क्योंकि अहमद ने उन्हें मना कर दिया था। अब उनके लिए अहमद मुझसे ज़्यादा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर तक वो होंठ चबाते हुए खुद पर कंट्रोल करने की ख्वाहिश करती रही, लेकिन जब आंसुओं में रवानी आ गई तो उसने झटके से डाइनिंग टेबल पर रखे ग्लास, कप, चमचियों का सेट सब गिरा दिया। आवाज़ सुनकर किचन में काम करती सगीना तेज़ी से बाहर निकली और उसको यूं पागलों की तरह चीज़ें गिराते देखकर उल्टे कदम पीछे हटी थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो मुकम्मल खामोशी थी। वह हैरान हुआ, दर्दीदा नज़रों से इधर उधर देखता किचन की तरफ आ गया, जहाँ सकीना हंडिया बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। और ये बताओ मोहतरमा, तूफ़ान साहिबा कहाँ है और इतनी खामोशी कहाँ है, क्यों है? उसके तूफ़ान कहने पर सकीना खीखी करने लगी।
वो जी सुबह तो उन्होंने हंगामा किया था, मैं तो डर के मारे किचन से नहीं निकली, तब से कमरे में हैं, बाहर ही नहीं निकली। पता करना था ठीक तो है, अहमद ने मजाक से कहा था, लेकिन अंदर से वो परेशान हो गया था। जी ठीक है, 2 दफ़ा डांट खा चुकी हूँ, फिर तो ठीक है। मतलब मैंने होकर बोला, अच्छा चलो अब अच्छी सी चाय बनाकर पिलाओ। अहमद भाई बाजी बहुत अच्छी हैं, आप डर कर उन्हें छोड़ ना देना। उसकी बात पर कहकर लगाकर हंस पड़ा, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी बाजी जिसे जैसी अभी है मुझे पसंद आ गई है। उसकी बात सुनकर सकीना मुस्कुरा दी। वो टीवी लाउंज में अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था। तभी सुल्तान साहब अंदर आए थे और उन्होंने अभी आते ही सकीना से आयशा के बारे में पूछा था। वो सुबह से कमरे से नहीं निकली थी। सुनकर वो परेशान हो गए थे। वो कितनी देर दरवाजे के सामने खड़े होकर उसे पुकारते रहे कि उसने दरवाज़ा नहीं खोला। हत्ता कि अहमद को उठकर उनके पास जाना पड़ा। अंकल आप आ जाएं, वो खुद बाहर आ जाएगी। अहमद उन्हें बाजू के हल्के में लेकर आगे बढ़ गया, जबकि दरवाजे के साथ लगी आयशा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। रात के 12 बज रहे थे और भूख से उसका बुरा हाल था। उसने चुपके से दरवाज़ा खोला और लाउंज में हल्की लाइट ऑन थी। वो दब्बे पाँव चलती हुई किचन में आई थी। फ्रिज खोलते हुए अंधेरा कमरे में रोशनी की लकीर सी फैल गई थी। वो सालन वाला डोंगा निकाल कर मुड़ी ही थी कि किचन एकदम रोशनरी में नहा गया। डोंगे पर एक पल के लिए उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। उसने जल्दी से डोंगा का काउंटर पर रखा और मुड़कर देखा, जहाँ अहमद दरवाजे में खड़ा दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। आयशा का हलक तक कड़वा हो गया था। तो आखिर भूख ने मोहतरमा को बिल से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। ये मेरा घर है, जो मर्जी करूँ। आप होते कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाले? सारा दिन का गुस्सा अब वह निकालना चाहती थी। जिस दिन से हमारे घर आए हैं, जीना हराम कर दिया मेरा आपने। क्या अपने घर में कोई और रखता नहीं आपको जो यूं हमारे घर आके पड़े हैं? तो मुझे तो लगता है कोई डिग्री भी नहीं, जो ड्राइवर तक बनने को तैयार हो गए हैं। पता नहीं पापा को क्या कहानी सुनाई है जो वो यूं एतबार करने लगे हैं। आपने सोचा होगा अमीर आदमी की इकलौती बेटी, शादी करके सारी जायदाद पर कब्जा कर लूँगा। आप जैसी मेंटालिटी के लोग कभी कामयाब नहीं होते, और अगर कामयाब हो भी जाएं तो उनकी हैसियत नौकर से ज़्यादा नहीं होती। वो और भी बढ़ास बड़ी कामयाबी से निकाल चुकी थी, क्योंकि मुकाबिल का चेहरा ज़ब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो गया था। और आयशा की मुस्कुराहट बड़ी पुरसकून थी। वो पथरीला चेहरा लिए बिल्कुल उसके मुकाबले आ खड़ा हो गया था। अगले ही पल उसने उसे दोनों बाजू से थामा था। पहले तो वो उसकी इतनी जुर्रत पर हैरान हुई, फिर उसकी आहनी गिरफ्त पर रूहानसी होकर खुद को छुड़ाने लगी थी। तुम्हारी जैसी बदमिजाज लड़की का दिमाग कैसे दुरुस्त करना है मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है। जो अभी तुमने बकवास की है ना, उसका मज़ा भी मैं अभी चखना देता हूँ। लेकिन मुझे अंकल का लिहाज है। लेकिन फ़िक्र ना करो, तुम्हारे सारे इख्तियारात मेरे हाथ में आ जाएंगे। तुम्हारा वो हशर करूँगा कि याद रखोगे। उसके अंदाज पर एक पल के लिए वो सहम कर रहेगी, लेकिन अगले ही पल उसने सर झटका था। नामुमकिन बात है कि मैं आपसे शादी करूँ। उसकी आंखों में देखते हुए वो बेखौफी से बोली, अगर ऐसा हुआ तो मैं जहर खा लूँगी। जहरखंद मुस्कुराहट अहमद के चेहरे पे आई थी। उसकी तो फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हें दे दूंगा। वो कहने के साथ उसने ज़ोर से उसे पीछे की तरफ धक्का दिया था, और जो उस सलूक के लिए तैयार न थी, झटके से मार्बल शॉप के शर्फ के साथ लगी थी। और तुम्हारी तलाक के लिए बता दूं, हमारी इस इतनी दौलत के लिए तुम्हारे घर जैसे 3 घर खरीद सकते हैं। और MBA की डिग्री है मेरे पास, वो भी अमेरिका की। जबकि वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी थी। जंगली इंसान। उसे सुना ज़रूर था, लेकिन मुड़कर नहीं देखा था, बल्कि सालन वाला डोंगा उठाकर ले गया था। और आयशा को जितनी गालियाँ आती थी उसने उसे दी थी। सारी रात रोने के बाद सुबह तक वो खुद को काफ़ी कंपोज कर चुकी थी, और वो जानती थी पापा नमाज के बाद नहीं सोते। और इस वक्त अहमद नसीब भी उनके पास नहीं होगा। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका और आंखें बंद किए तस्बीह की पढ़ रहे थे। हर सुन के उन्होंने आंखें खोलकर देखा, और उसे देखकर वो मुस्कुराए थे जैसे वो उसके मुंतज़िर हों। मेरी बेटी नाराज़ है मुझसे, उसने सर नफ़ी में हिलाया था। मैं कल आया था, लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे पता था तुम्हें गुस्सा था, और मैं चाहता था तुमसे तब बात करूं जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए और तुम तसल्ली से किसी नतीजे पर पहुंच जाओ। पापा, मैंने बहुत तसल्ली से सोच कर ये फैसला किया कि मैं अहमद से शादी नहीं कर सकती। क्यों? उसके खामोश होने पर वो बोले थे, क्योंकि पापा जैसा वो नज़र आता है वैसा है नहीं। पहले दिन उसने मुझे टॉर्चर करने के अलावा और कुछ नहीं किया। आपके सामने वो तमीज़ का मुजाहरा करता है, लेकिन मुझसे वो हमेशा बदतमीज़ी करता है। सुल्तान साहब कितनी देर उसका चेहरा देखते रहे, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। अहमद से शादी ना करने की वजह सिर्फ नापसंदीदगी है या कुछ और? आयशा ने चौंक कर उन्हें देखा, और उसने पूरी हिम्मत के साथ खुद को हुज़ैफा के बारे में बताने के लिए तैयार किया। पापा, उसने झिझकते हुए उनकी तरफ देखा। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। सुल्तान साहब को बहुत तकलीफ़ हुई थी। उन्हें लग रहा था अहमद से शादी ना करने की वजह कुछ और है, लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद थी कि आयशा किसी और को पसंद नहीं करती। उसका
उसका नाम हुज़ैफ़ा है, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। वो ये 2 जुमले उसने नज़रें मिलाए बगैर किए थे और उनके मुसलसल खामोशी पर उसने डरते-डरते उनकी तरफ देखा था और बेइख्तियार उनका हाथ थामा था। पापा, आप कुछ कहेंगे नहीं? उन्होंने गहरा साँस लिया। क्या कहूँ आयशा? तुमने मुझे मायूस किया जब तुमने अहमद से बदतमीज़ी की, मेरा भी लिहाज़ नहीं किया। मैंने सोचा मेरी तबीयत में कहाँ कमी रह गई, और आज फिर वही सवाल मेरे सामने है। क्या मेरे प्यार में कमी थी जो तुम्हें किसी और की ज़रूरत पड़ी? मैंने तुम्हें वहाँ अच्छी तालीम हासिल करने के भेजा था, ये इख्तियार नहीं दिया था कि तुम अपने लिए खुद लड़का पसंद करती फिरो। वो जो खामोशी से सर झुकाए उनकी बात सुन रही थी, एकदम बोल पड़ी। पापा, मैंने कभी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। अगर आपको यकीन है तो मुझ पर यकीन है तो मैंने हमेशा उस यकीन का मान रखा है। अगर मैं हुज़ैफ़ा को पसंद करती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई लिमिट क्रॉस की है। मैं कभी उसके साथ बाहर आउटिंग पर नहीं गई, कभी होटलिंग नहीं की। कॉलेज में भी जब कभी मेरी उससे बात होती है, सिद्रा हमारे साथ होती है। पापा, आप मुझे इतना चाहते हैं, हर चीज़ घर में मेरी मर्ज़ी से होती है, लेकिन ज़िंदगी के सबसे अहम फ़ैसले पर मेरा इख्तियार क्यों नहीं? पापा, वो अब रो पड़ी थी। सुल्तान साहब जो नाराज़ी से मुंह दूसरी तरफ किए उसकी बातें सुन रहे थे, उसके रोने पर उसे देखने लगे। आयशा, उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है? उसका सर नफ़ी में हिला था। मुझसे ज़्यादा तुम्हारा भला चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने फिर सर नफ़ी में हिलाया था। तो मैं तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकता हूँ? मैंने बहुत सोच समझ कर और बहुत परखने के बाद अहमद को तुम्हारे लिए चुना है। ये मेरा जज्बाती और जल्दबाजी का फ़ैसला नहीं। मेरी नज़र पर वो देख सकती है जो तुम अब नहीं देख रहे। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आयशा ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं पापा, मैं फिर भी उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ हुज़ैफ़ा के साथ खुश रहूँगी। वो मुझे समझता है। उसकी ज़िद्दी अंदाज़ पर उन्होंने उसके चेहरे के गिर से हाथ हटा लिया था। पापा, एक बार उससे मिल तो लें, उसने मुल्तजी अंदाज़ में कहा। नहीं आयशा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने फ़ैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी अहमद से होगी। आयशा ने दुख से उन्हें देखा और आंसू साफ करते हुए खड़ी हो गई। और मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं शादी हुज़ैफ़ा से करूँगी। आयशा, वो एकदम गुस्से से चिल्लाए थे तो फिर तो बाहर खड़े अहमद ने हैंडल के पर हाथ रखा था। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद एक किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। उसका मतलब समझने में उन्हें एक पल लगा था। आयशा, वो घबरा कर खड़े हुए थे। उसके दरवाज़ा खोलने से पहले अहमद साइड पर हो गया था। वो किचन की तरफ भागी थी। उसके पीछे सुल्तान साहब और अहमद उनके किचन में पीछे पहुंचने से पहले वो चाकू निकालकर वो अपने बाजू पर कट लगा चुकी थी। सुल्तान साहब वहीं साकत हो गए। उनकी साकत नक्सरें ज़मीन पर जमे होते हुए खून पर जमी थी। उनके उनके पीछे खड़ा अहमद एक पल के लिए हैरान परेशान उस मंजर को समझने की कोशिश करने लगा, और समझ आते ही उसने आयशा को मज़ीद मौका दिए बगैर चाकू उसके हाथ से छीन लिया था। वो इतनी देर से इतनी नकाहत का शिकार हो गई थी कि मज़ाहमत न कर सकी और चकराते सर के साथ उसने काउंटर का सहारा लेना चाहा, लेकिन नाकाम रही। उससे पहले वो गिरती अहमद ने उसको थाम लिया, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। अंकल, वो दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर रखी गहरी सोच में गुम था। जब अहमद की आवाज़ पर वो चौंक कर सर उठाए, वो जूस का ग्लास ले खड़ा था। नहीं अहमद, दिल नहीं कर रहा। प्लीज़ अंकल, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम हो रही है, इतनी देर पेट खाली नहीं रखना, ठीक नहीं है। उसके अंदाज पर उनके आंखों में आंसू आ गए। अहमद ने किसी आदमी को यूं बेबसी से रोते नहीं देखा था। जब पहली बार उनसे मिला था, कितनी मजबूत पर्सनैलिटी थी उनकी। अब उनकी अपनी औलाद ने उन्हें कितना बेबस कर दिया था, और पहली दफ़ा उसे आयशा पर बेहद गुस्सा आया था। अंकल प्लीज़, उसने बेख्तियार उठकर उन्हें साथ लगा लिया। आई एम सॉरी अहमद। अंकल, मुझे सॉरी क्यों कह रहे हैं? मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा कर दिया। मैंने कितने मान से उससे बात की कि जबकि वो किसी को और को पसंद करती है। ये बात अहमद को बताते हुए उनका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उससे समा जाए। अहमद कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जो इंकशाफ किया था वो सब सुन चुका था। मैं तुम्हारा ही नहीं, अनवासी का भी मुजरिम हूँ। उसने बचपन की बात को अहम जाना चाहता तो इग्नोर कर सकता था, लेकिन उसने पास रखा। मेरी एक कॉल पर तुम्हें भेज दिया। आयशा की इतनी बदतमीज़ी पर भी तुमने मुझे कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज मैंने तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है। मेरी तुमसे एक गुजारिश है कि आयशा की इस हरकत को किसी को पता ना चले, तुम्हारे घर वालों को भी नहीं। अहमद ने सर हिलाकर इकरार किया। थैंक यू। उन्होंने उसके दोनों हाथ। मैं जानता हूँ वो गलत फ़ैसला कर रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो सर झुकाए खुद कलामी के अंदाज में बोले। अहमद ने अफसोस से उनके चेहरे को देखा, जो एक दिन में बूढ़े लगने लगे थे। जब उसे होश आया तो उसके करीब सिद्रा बैठी थी और उससे कुछ फासले पर सोफे पर सुल्तान साहब बैठे थे। अंकल, आयशा को होश आ गया। सिद्रा की पुरजोश आवाज़ पर उन्होंने सर उठाकर आयशा की तरफ देखा तो गहरा सांस लेकर खड़े हो गए। तुम जिस लड़के को बात कर रही थी उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, कहकर वो रुके नहीं थे। हैं, ये इनकलाब कैसे हुआ? सिद्रा ने हैरत से उसे देखा तो उसने वह मुश्किल मुस्कुराते हुए अपने बाजू की तरफ इशारा किया। सिद्रा ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। अंकल ने मुझे तो नहीं बताया, उन्होंने कहा चोट लगी थी। वो अब की बार हैरान थी। पर आयशा, ये सब क्यों? वो मान नहीं रहे थे। वो मेरी शादी अहमद से करवाना चाहते थे। एक बात कहूँ? हाँ, वो बंद आंखों के साथ बोली। हुज़ैफ़ा से करोड़ दर्जे बेहतर है। अहमद
आयशा ने झटके से आंखें खोली। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक है, इसलिए तो कह रही हूँ। सिद्रा फिर भी अपनी कहने से बाज नहीं आई थी। मंगनी की तकरीब बहुत सादगी के साथ उन्होंने घर में अरेंज की थी। उनकी तरफ से उनके भाई थे, वो उनसे नाराज़ थे। वो खुद आयशा के मुस्तकबिल को लेकर इतने परेशान थे कि किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। उन्हें पहले ही आयशा के फैसले पर इतराज़ था। मसीद हुज़ैफ़ा से मिलकर उनका दिल ख़राब हो गया था। उन्हें ये अंदाज़ा था कि उनकी बेटी लोगों की पहचान नहीं, वरना अहमद जैसे हीरे को ना ठुकराती। उनकी समझ में नहीं आता था कि हुज़ैफ़ा में क्या नज़र आया। उन्हें पहली नज़र में वो लड़का एहसास कमतरी का शिकार लगा। उससे बातें करने के बाद उसकी बातों में लालच साफ नज़र आया था। चाहने के दावे के बावजूद आयशा को क्यों ये सब नज़र नहीं आया। हुज़ैफ़ा के घर वाले मौजूद थे, बिल्कुल उनके अंदाजे के मुताबिक, अनपढ़, जाहिल, लालची, हरेस और नज़रों से उनके घर को चीज़ों को देखते हुए। उन्होंने ना चाहते हुए उन लोगों के लिए अच्छे कपड़ों का इंतज़ाम किया, जबकि वो आयशा के लिए एक मामूली सी अंगूठी और सस्ती सी ज्वेलरी के सिवा कुछ नहीं लाए थे। उन्होंने गौर से आयशा का चेहरा देखा कि शायद उसे बुरा लगे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने गहरा सांस लेकर अहमद को तलाश किया। वो वहाँ नहीं था। अब अहमद को देखकर उन्हें आयशा के लिए ज़्यादा अफसोस होता था। वो सिद्रा के साथ शॉपिंग करके लौटी थी जब सकीना ने बताया कि पापा उसको बुला रहे हैं। वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि मंगनी के बाद वो बहुत कम उससे बात करते थे। वो मुस्कुराती हुई उनके कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही पहली नज़र अहमद पर पड़ी और उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। आपने बुलाया था पापा? हाँ आओ। उन्होंने संजीदगी से उसके सामने बैठने को कहा। तुम कहाँ जा रही हो? अहमद को उठता देखकर तुम कहाँ जा रहे हो? अहमद को उठता देखकर सुल्तान साहब ने पूछा। बाहर बैठ जाओ। वो चारों नाचार बैठ गया। तुमने जब कभी मुझसे ज़िद की, मैंने हमेशा पूरी की। अपनी वाली ज़िद पूरी करने के लिए तुमने जो तरीका इख्तियार किया, मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बाप हूँ, अपनी मोहब्बत से मजबूर हूँ। बात क्या है पापा? आपके बार वो परेशान होकर बोली। मुझे पहली नज़र में हुज़ैफ़ा पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने नहीं कहा। अब उसके घर वाले देखे थे तुमने? उसके बैकग्राउंड के बारे में जानती हो तुम कुछ? उसके सवालिया नज़रों से देखने पर वो खुश खामोशी से उन्हें देखती रही। उसके फादर एक स्कूल में चपड़ासी हैं। एक भाई उसका मोटर मैकेनिक और एक दर्जी का काम करता है। मंशियात का आदी है। 2 कमरों का घर है उसमें, जिसमें इन 5 अफराद के अलावा उसकी 2 बहनें भी रहती हैं। क्या ये बात तुम्हारे नॉलेज में है? और आशा के सर में जैसे धमाके के हो रहे थे। उससे ये पता था कि हुज़ैफ़ा का ताल्लुक मिडिल क्लास है, लेकिन ये पता नहीं था कि उसका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास है। और उसके फैमिली बैकग्राउंड उसने कभी उसके बहन भाइयों को पूछा ही नहीं, और वरना उसने कभी बताया था और ना ही उसने कभी बताया था। तुम्हारी खामोशी तो यही अंदाज़ा है कि होता है कि तुम्हें सब मालूम नहीं। उसे खामोश देखकर और सुल्तान साहब जताते हुए अंदाज में बोले। आपको ये सब कैसे पता चला? मैंने पता करवाया। किससे? अहमद ने पता करवाया है। आयशा ने खास जाने वाली नज़र से अहमद को देखा। उसने कहा और आपने यकीन कर लिया? ये आदमी तो कभी मेरा अच्छा सोच ही नहीं सकता। आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा कि ये मुझे बदले लेने के लिए झूठ बोल रहा है? वो क्यों बदला लेगा? ये तो आप उसी से पूछें। और मुझे अफसोस है पापा कि आप मुझको मुझसे ज़्यादा इस शख्स पर यकीन है। वो कहकर रुकी नहीं थी। मैंने कहा था अंकल, वो नहीं मानेगी। वो दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने अहमद की आवाज़ सुनी थी। उसने कमरे में जाकर सबसे पहले हुज़ैफ़ा को फ़ोन किया था। शुक्र है तुमने फ़ोन तो किया। उसकी आवाज़ सुनकर हुज़ैफ़ा ने खुश होते हुए कहा था। प्लीज़ हुज़ैफ़ा, इस वक्त मेरा मूड अच्छा नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दूसरी तरफ वो संजीदा हो गया। तुमने मुझे कुछ कभी बताया नहीं कि तुम्हारा एक भाई मोटर मैकेनिक और दूसरा दर्जी है, वो भी ड्रिंक एडिक्ट। हाँ ये सच है। मैं तुम्हें ये सब बताना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। और फिर तुमने कभी पूछा भी तो नहीं। आयशा ने पहला गुस्सा और अब सदमे के मारे बुरा हाल था। घर भी तुम्हारा इतना छोटा है कि हुज़ैफ़ा मुझे कहाँ रखोगे? मैं मानता हूँ आयशा, जो तुम कह रही हो सब ठीक है। ये सब तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रखूँगा। मैं तो खुद उनके साथ नहीं रहना चाहता, जहाँ मसले और गुर्बत ही ख़त्म नहीं होती। शादी का कुछ अरसा हम अंकल के साथ रहेंगे। जैसे ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी, हम अपने घर ले लेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो अंकल का इतना बड़ा बंगला और सब तुम्हारा ही तो है। मुझे कुछ नहीं देंगे? बेख्याली में उसके मुंह से निकल आया था। क्या मतलब? हुज़ैफ़ा कह दो पापा मुझे कुछ नहीं देंगे, बेख्याली में उसके मुंह से निकला था। क्या मतलब? हुज़ैफ़ा को धचका लगा था। तुम जानते हो मैंने पापा की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर तुमसे मंगनी की है। उन्होंने मंगनी इस शर्त पर की थी कि वो शादी के बाद मुझे अपनी जायदाद में से कुछ नहीं देंगे। उसने जैसे हवा में तीर छोड़ा था। तुम मजाक करियो आयशा? हुज़ैफ़ा जैसे रो देने को था। नो आई एम सीरियस। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। अच्छा आयशा, मेरी कॉल आ रही है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। फ़ोन रखते ही आयशा ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। वो दोनों टांगे सोफे पर रखे, उन पर थोड़ी टिकाए गहरी सोच में गुम थी। एक हफ्ते पहले जो उसने हुज़ैफ़ा की बात की थी,
उसके बाद ना उसने कॉल की और ना हुज़ैफ़ा ने। वो कॉलेज भी नहीं जा रही थी, वो 2 माह बाद शादी थी उसकी, लेकिन उसने शॉपिंग भी बंद कर दी थी। पापा अलग खामोश रहते थे। पहले भी घर में 2 अफ़राद थे, लेकिन आवाज़ें थीं। अब तो लगता था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। अहमद जब था तो पापा उससे बात कर लेते थे। अब तो वो भी चला गया था। उसने गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर ली थी। गाड़ी का हॉर्न बजा और उसके बाद डोरबेल बजी थी। वो हैरान होते हुए बाहर निकली, क्योंकि कार हॉर्न पापा की गाड़ी का नहीं था। उसे गेट खोला तो सामने ही पापा खड़े थे, लेकिन 2 आदमियों का सहारा लिए हुए थे। पापा, वो बेसाख्ता उनकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ उन्हें? उसने उन दोनों से पूछा था। अचानक ऑफिस में सर की तबीयत खराब हो गई थी। हम अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें इंजाइना का अटैक हुआ है। किसी टेंशन की वजह से। उसने रोना शुरू कर दिया। वो दोनों उनका सहारा देते हुए बेडरूम में ले आए थे। हफ़ीज़ साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं अब ठीक हूँ। वो मुश्किल ही बोल सके। ये उनकी मेडिसिन है। अगर अब कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा नंबर है। मैं सर का मैनेजर हूँ। थैंक यू वेरी मच। उन्हें छोड़कर वो अंदर आई तो वो आंखें बंद किए लेटे थे। पापा, उसे रोते हुए ने पुकारा तो उन्हें वो मुश्किल आंखें खोली। वो तुम्हारे लायक नहीं है आयशा। कौन पापा? हुज़ैफ़ा। वो कुछ नहीं बोली, बस उनका हाथ पकड़कर रोती रही। आज ऑफिस आया था और उसका भाई। आयशा ने चौंक कर उन्हें देखा। 50 लाख मांग रहे थे। किराए का घर था जहाँ उन्हें जवाब नहीं मिल गया था, और वो मकान ख़रीदना चाहते हैं। वो कह रहा था कि तब भी तो मकान आपने देना है, तो अभी सही। मेरी बातों पर भी शायद तुम यकीन न करो, जैसे अहमद का नहीं किया था। मैंने रिकॉर्डिंग की है, सुन लो। उन्होंने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया था। और अगर मैं ना दूं तो? सुल्तान साहब की आवाज़ आई थी। वो तो मैं आपको देने पड़ेंगे, और ये मैं अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए कर रहा हूँ। कहाँ आदत है उसे एक कमरे में रहने की? अगर आपने मुझे 50 लाख ना दिए तो आपकी बेवकूफ़ बेटी को तो है ना सर। सोचें उस पर मेरे प्यार का रंग कितना गहरा है। पहले भी वो मेरी खातिर खुदकुशी कर चुकी है। तुम सोचें, क्या खातिर मेरे खातिर वो घर से नहीं भाग सकती? और फिर जो आपकी इज्जत रह जाएगी, तो 50 लाख क्या बुरे हैं? ये मकरवा अंदाज हुज़ैफ़ा का था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे पता था तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इसलिए रिकॉर्डिंग कर ली। आज मेरा दिल चाह रहा था कि आयशा कि मैं मर जाऊं। जितनी ज़िल्लत मुझे उस लड़के के सामने महसूस हुई, तुमने मुझे मार दिया आयशा, मार दिया। खुदा के लिए भी पापा ऐसे मत कहें, मुझसे गलती हो गई। वो उनका हाथ पकड़कर बुरी तरह रो पड़ी। अहमद को बुलाओ पापा। आयशा, अहमद को बुलाओ। बेबसी से उनका चेहरा देखने लगी। मेरे मोबाइल में उसका नंबर है। उसने अहमद का नंबर डायल किया और दूसरी बेल पर उसने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? आयशा बात कर रही हूँ। वो दूसरी तरफ से खामोशी छा गई, जैसे वो उससे बात ना करना चाहता हो। पापा आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, उसे कहो आ जाए। पापा कह रहे हैं आप आ जाएं। खैरियत तो है ना? उसकी भारी आवाज़ पर वो चौंका था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वो रो पड़ी थी। ओके, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसने उनको 2-3 दफ़ा आवाज़ दी, लेकिन वो शायद सो गए थे। वो उठकर लाउंज में आ गई। वो बड़ी बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रही थी। 15 मिनट थे कि गुजर के नहीं रहे थे। 15 मिनट में 10 दफ़ा उसने अंदर झांक कर देखा था कि मामा के पापा सांस ले रहे हैं। अचानक वो पता नहीं क्यों बहुत डर गई थी। या अल्लाह, अहमद आ जाए। उसने दिल से दुआ की थी। तब ही डोरबेल बजी थी। वो भागती हुई गेट तक गई थी। कहाँ है अंकल? वो उसकी इस तरह परेशान था। उसके जवाब से पहले भागते हुए सुल्तान साहब के कमरे की तरफ गया था। अंकल, उसने करीब जाकर पहले उन्हें पुकारा था। उसके एक पुकार पर उन्हें आंखें खोल दी थी। वो उसे देखकर मुस्कराए थे। आयशा का दिल चाहा खुद को शूट कर ले। उसके इस गलत फैसले ने उसके बाप को इससे दूर कर दिया था। तुम आ गए अहमद? जी अंकल, मैं आपके पास हूँ। ये अचानक क्या हुआ? तबीयत कैसे ख़राब हो गई आपकी? जाने का वक्त आ गया अहमद। पापा, वो एकदम चीखती हुई उनके कदमों से लिपट गई थी। ऐसे मत कहें पापा, मैं मर जाऊंगी। अहमद अभी तो एकदम परेशान हो गया था। प्लीज़ अंकल, ऐसे मत बोलें। कुछ नहीं होगा आपको, मैं आ गया हूँ ना। अभी अस्पताल चलते नहीं अहमद, अब जीने को दिल नहीं करता। मेरा दिल आज मर गया है। पापा मुझे माफ़ कर दें। वो अब उनके पाँव चूम रही थी। नहीं पापा, वो और ज़ोर से रोने लगी। यहाँ आयशा। वो उनके दाएं तरफ आकर बैठ गई। पापा मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आप जो चाहें मुझे सजा दें। पापा जो चाहें। वो उनके कंधे पर सर रखकर बुरी तरह रो पड़ी। अहमद, आज फिर तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। तुम भी कहो कि कैसा खुदगर्ज आदमी है, लेकिन क्या करूँ तुम पर मुझे मान बहुत है। उन्होंने बाएं हाथ में अहमद का हाथ थाम रखा था। मेरी बेटी बहुत नादान है, उससे गलती हो गई। मैं उससे नाराज़ हूँ, पर मैं उसे तकलीफ़ नहीं दे सकता। मेरे बाद अकेली हो जाएगी। पापा मुझे बात करने दो आयशा। उन्होंने नाराज़गी से उसे देखा। उससे मैंने आज तक ज़माने की हर बुराई से बचा कर रखा, इसलिए लोगों के पहचाने में धोखा कर खा गई। मेरे पास सिर्फ एक तुम हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अंकल, अहमद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका हाथ दबाकर उसे खामोश करवा दिया। मैंने खुद तुमसे कहा था कि मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं। मेरे बाद बेशक तुम उससे शादी ना करना, लेकिन उसका ख्याल ज़रूर रखना। रखोगे ना? पापा मत करें ऐसे, मुझे माफ़ कर दें। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं कभी बदतमीज़ी नहीं करूँगी। मैं कभी ज़िद नहीं करूँगी। आपको हुज़ैफ़ा नहीं पसंद, मैं उसे शादी नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस पापा, नहीं करूँगी।
बस मुझे माफ़ कर दें। वो दोनों हाथों में उनका चेहरा थाम कर उनसे वादा कर रही थी। उसकी हालत उस वक़्त इतनी काबिल थी, रत्म थी कि वो अहमद को भी अफ़सोस हो रहा था। आयशा सुल्तान साहब ने उसे बाजुओं के हल्के में ले लिया था। उनके सीने पर सर रख कर रो पड़ी थी। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ मेरी बच्ची, मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। उन्होंने अब भी अहमद का हाथ थामा हुआ था। अहमद वादा करो मेरी आशा का ख्याल रखोगे। उसके सर हिलाने पर मुस्कुरा दिया। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे मुझे बहुत सुकून है। वो अब नॉर्मल अंदाज में बात करे तो मुझे नींद आ रही है, कुछ देर सोऊंगा। अहमद तुम जाना नहीं, आयशा अकेली हो जाएगी। अहमद ने बेसाख्ता आयशा की तरफ देखा था, तब भी उसने भी अहमद की तरफ देखा था। नज़रें मिलने पर दोनों नज़रें चुरा ली थी। मैं उठूंगा तो नवाजिश से मेरी बात करवाना। अहमद ने सर हिलाया था। थोड़ी देर सोऊंगा। वो गनूदगी से चले गए। मैं चले गए थे। पापा, आयशा ने घबरा कर आवाज़ दी। शायद दवाओं का असर है, सोने दो उनको। बाहर आ जाओ। वो कहकर बाहर निकल गया था। उन्हें चादर धड़ाकर लाइट ऑफ करके बाहर निकल आई। कितनी देर वो उंगलियां मरोड़ती सोफे की साइड पर खड़ी रही, जबकि अहमद आंखें बंद के सोफे की बैक से टेक लगाए बैठा था। वो उसके माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें खोलकर देखने पर वो कुछ और बोल गई। खाना खाएंगे? तुम नहीं, तुम सो जाओ, मैं यही हूँ। वो कुछ कहे बगैर कमरे में आ गई थी। नामोस सा शोर उसकी आंखें खोली थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो आशा के चीखने की आवाज़ थी। वो नंगे पांव सुल्तान साहब के कमरे की तरफ भागा था। पापा, वो रोते हुए उनको ऊंची आवाज़ में पुकार रही थी। अहमद, पापा बोल नहीं रहे, ये मुझसे नाराज़ है इसलिए नहीं बोल रहे। आप बुलाएं ना, आपकी बात ज़रूर मानेंगे। वो अब उसका हाथ बाजू पकड़कर उसे खींच रही थी। अहमद ने सुल्तान साहब के दिल पर हाथ रखा, जो बिल्कुल साकत पड़ा था। उसकी आंखें एकदम आंखों से भर गई थी और आयशा जो मुंतज़िर नज़रों से उन्हें देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू देखकर पागलों की तरह चीखने लगी थी। फिर क्या सोचा है? किस बारे में? नवाजिश साहब के पूछने पर उसने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। आयशा के बारे में। अहमद ने गहरा सांस लिया। पापा, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसे क्या करना है ये आपको उससे पूछना चाहिए। मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ उसके पास, पर वो मुझे देखते ही रोने लगती है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कोई भी बात करने की। मैंने उसके ताया से पूछा था कि हम आयशा को अपने साथ ले जाए, पर उन्होंने मना कर दिया। क्यों? वो माथे पर बर डाल कर बोला। वो भी अपनी जगह ठीक है अहमद, अब वो आयशा के ताया हैं, उनका इस पर हक है, जबकि हम कौन हैं उसके। लेकिन पापा, अंकल ने जाने से पहले आयशा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। वो तुम्हें पता है, लेकिन लोगों को नहीं। वो तुमसे पूछेंगे कि किस हक से तुम आयशा को साथ लेकर जाना चाहते हो, तो क्या कहोगे? और क्या आयशा तुम्हारे साथ जाएगी? अब की बार वो कुछ नहीं बोला था। हमें 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ आए। तुम्हारी मम्मी भी बार बार फ़ोन कर रही हैं। अब हमें वापस चलना चाहिए और मेरे ख्याल में आयशा को थोड़ा टाइम देना चाहिए। शायद वो खुद को कोई बेहतर फ़ैसला कर सके। वो सर हिला कर रह गया। तभी शोर की आवाज़ पर वो दोनों घबरा कर अंदर की तरफ भागे थे और दरवाजे में ही रुक गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अहमद ने आयशा का सुर्ख चेहरा और जारहाना अंदाज देखकर मुकाबिल का देखा, जहाँ हुज़ैफ़ा खड़ा था। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर दीवार से टेक लगाए खड़ा हो गया। आयशा, नाम मत लो अपनी गंदी ज़ुबान से मेरा। तुम इस काबिल नहीं हो। लालच ने है मेरे बाप की जान, तुम्हारे इस लालच से मेरे बाप की जान ले रही हो। उसे बोलते हुए रो पड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो आयशा। वो 2 कदम आगे बढ़ा और बेसाख्ता 3 कदम पीछे हटी थी। दूर रहो मुझसे घटिया इंसान, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये लो अपनी घटिया अंगूठी और दफ़ा हो जाओ। मैं समझूंगी मर गए, बल्कि मर जाओ, मुझे सुकून आ जाएगा। आयशा वो खनखनाए वाले अंदाज में आगे बढ़ा। तुम दफ़ा होते हो या मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ। कहने के साथ उसने टेबल पर पड़े स्टैंड में से चाकू निकाले। नवाजिश साहब के साथ साजिद साहब और तमाशा देखता। साद एकदम आगे बढ़ा था, जबकि सिद्रा ने मजबूती से उसे कंधे से थाम लिया था। आज काफ़ी दिन बाद अहमद ने उसके पुराने अंदाज में देखा था और वो जानता था अगर हुज़ैफ़ा मज़ीद कुछ देर यहाँ रुका तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएगा। चाहते क्यों नहीं? आयशा ने कह दिया ना कि वो तुम्हें से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चले जाओ, आइंदा यहाँ नज़र मत आना, वरना सीधा पुलिस स्टेशन जाओगे। और एक बात, वो एक छिकर अंगूठी उठा रहा था जब आयशा बोली, आज तक मैंने तुम्हें जितनी रकम दी है वो मुझे वापस आई। अगर तुमने वापस ना की तो पुलिस के ज़रिए मुझे ये काम करवाना होगा। हुज़ैफ़ा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन साजिद साहब को उसका बाजू पकड़ के घसीटते हुए उसे बाहर ले गए थे, जबकि सिद्रा इसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई थी। ये क्या था? नवाजिश साहब अब तक परेशान और हैरान थे। वो ऐसी ही है। अहमद ने मुस्कुराकर जाने की बात की कर मुड़ लिया था, जबकि नवाजिश साहब उसके लिए रोती घबराती आयशा का कलिया का ये रूप हजम करना मुश्किल हो रहा था। दस्तक पर उसने आंखें खोलकर देखा और नवाजिश साहब को देखकर उठकर बैठ गई। वो कितनी देर उसके साथ बैठकर उसे तसल्ली देते रहे। वो बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी। चौंक कर उन्हें देखने लगी। आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, जाना तो है। इतने दिन हो गए, तुम्हारी आंटी भी अकेली है। मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी, लेकिन तुम्हारे ताया ने काफ़ी तसल्ली दी कि तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम आते जाते रहेंगे। फ़ोन पर भी तुमसे रब्ता रहेगा। पता नहीं क्यों उसे ढेर सा रोना आया था। आयशा, तुम ऐसे रोगी
रहोगी तो मुझे परेशानी होगी, वहाँ भी मैं परेशान रहूँगा। तभी यही अहमद अंदर आया था। चलें पापा? हाँ चलो। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना। वो उसके सर पर हाथ रख कर बोले। उनके जाने के बाद आयशा ने आंसू भरी नज़रों से सामने देखा। वो वहीं खड़ा था। आयशा खुद को कंट्रोल उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। मैंने आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने पापा के अलावा आपको कभी बहुत हर्ट किया। पापा आपसे बहुत प्यार करते थे, आप पर उनको मान भी बहुत था। मैंने तो उनका मान तोड़ दिया। कहने के साथ उनकी आवाज़ भर गई थी। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो पापा भी मुझे माफ़ कर देंगे। बोले आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? अहमद का सर खुद हिल गया था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो आयशा की तो पर उसने अचानक उसका चेहरा देखा था। तो क्या कुछ नहीं? वो पलट गई थी, जबकि उसकी तो को लेकर वो सारा रास्ता सोचता रहा था। अब उसके दिन रात माफ़ी मांगते गुजर जाते थे। अभी अभी कमरे में पड़े पड़े उसका दिल घबराने लगा तो बाहर आ गई। उसका रुख सुल्तान साहब के कमरे की तरफ था, लेकिन अंदर दाखिल होते उसको झटका लगा। कमरे की हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई थी। वो वहीं से चीखी थी, सकीना जी बाप जी। वो भागते हुए आई थी। ये किसने किया? और ये उसने उंगली से कमरे की तरफ इशारा किया था। आग गुस्से के मारे उससे बात पूरी नहीं हो रही थी। बाजी यही नहीं, सारी जगह पर यही कुछ है। आपके ताया ने सारा घर पर कब्जा कर लिया। वो एकदम शॉक्ड होकर रह गई थी। अब कि उसने ध्यान से सारे घर का जायजा लिया। उसने उनकी वार्डरोब खोली। उनके कपड़े के उनके लॉकर्स में रखे जेवरात नकदी सब गायब थे। वो जैसे वहीं गिर गई थी। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। वो तेज़ी से चलती हुई बाहर आई। सकीना वहीं खड़ी थी। ये सब कब से हो रहा है? ये तो जी कल के बाद से हो रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कितनी दफ़ा आई थी आपके पास, पर आपकी हालत ऐसी नहीं थी कि तो और वो लोग मुझे भी निकालना चाहते हैं। मैं ही ढीठों की तरह खुद आ जाती हूँ। मुझे बस आपकी फ़िक्र है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। वो जो होंठ चबाता हुआ सकीना की बात सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। रो नहीं बाजी, आप तो बहुत बड़ी बहादुर हो। आज सकीना को उस पर बड़ा तरस आया था। बहादुर नहीं हूँ सकीना, मेरी सारी बहादुरी मेरे पापा की वजह से थी। वो कहते थे मैं दुनिया की रोब नहीं जानती। देखो सकीना, मैंने कितना धोखा खाया, हर जगह हर रिश्ते से धोखा खा रही हूँ। और जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने अपने बाप का दिल दुखाया। और अब मुझे समझ आ रही है उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। वो अब फूट फूट कर रो दी। नहीं बाजी, ऐसा ना रोएं। माँ बाप अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी गलती कर लें। साहब तो आपसे प्यार भी बहुत करते थे। वो गुस्सा ज़रूर थे मगर पर नाराज़ नहीं। मैं अकेली रह गई सकीना, बिल्कुल अकेली। आप अकेली नहीं बाजी, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। फिर अहमद भाई भी तो आपके अपने हैं। और वो रोना भूलकर सकीना का चेहरा देखने लगी। मैं ठीक कह रही हूँ बाजी, बड़े साहब ने उन्हें आपके लिए पसंद किया था। अहमद भाई तो दुआ है साहब के लिए, साहब की आपके लिए। वह सब भूलकर सकीना का मुंह देखती रहेगी। वो लॉन्च में आई तो वो तीनों बड़े खुशगवार मूड में टीवी देख रहे थे। अरे वाह भाई, आज आयशा किसी कमरे से बाहर आ गई। जुबैदा ने बड़े तंज़ी अंदाज में उसे देखकर कहा था, ताया जी आपने अपना सामान पापा के रूम में शिफ्ट क्यों किया? उसके सवाल पर एक पल के लिए तीनों के चेहरे के रंग उड़ गए। भाई अब हमें यहीं रहना है तो घर के सरबराह का जो कमरा होगा मैं उसी में रहूँगा ना। साजिद साहब की रिटाई पर उसका गुस्सा अवध हो गया। वो कमरा मेरे पापा का है और ये घर मेरा है। और पापा के डॉक्यूमेंट, जेवरात, पैसे सब की इजाज़त उसे किसकी इजाज़त है आपसे से आपने निकाले हैं? तौबा, कैसी बदतमीज़ लड़की, अपने ताया से ज़ुबान चला रही है। जुबैदा ने दोनों कान पटकते हुए कहा, देखो लड़की, तुम्हारी ये बदतमीज़ी अंदाज तुम्हारे बाप बर्दाश्त करता है, मैं नहीं करूँगा। अब ये मेरा घर है और सुल्तान का भाई होने के नाते जायदाद और ये बिज़नेस सब मेरा है। तुम्हारा काम घर में रहना है और तुम्हारी रोटी कपड़े की जो ज़रूरत है पूरी हो जाएगी। और ये मेरा एहसान मानो कि तुम जैसी बदजुबान लड़की जिसकी पहली मंगनी टूट चुकी है, हमारी कुर्बानी समझो। हम तुम्हें बहू बना रहे हैं। अगले हफ्ते में हम तुम्हारा निकाह साथ के साथ कर रहे हैं। धमाका होना, ज़लज़ला आना, ये सारे मजाज, सारे मुहावरे अब उसके समझ में नहीं आ रहे थे। उसकी नज़रें उन दोनों के होती हुई साथ पर जा रही थी। उसकी वही मकरा दिल जलाने वाली हंसी वो एकदम फट पड़ी। ये नामुमकिन है, मैं उससे शादी करूं। ये इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। अब के साथ खड़ा हो गया। अपनी ख्वाहिश पूरी किए बगैर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बस, साजिद साहब ने उसे टोक दिया। देखो आयशा, यूँ जिद करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और इस जायदाद को पाने के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया। अब मुझे कोई मौका नहीं मिला है। मुझे मौका मिला है तुम्हारी ज़िद के लिए, मैं उसे गंवा नहीं सकता। तुम्हारा बाप भी ऐसा ही था, अड़ियल, सीधी ज़ुबान, उसकी सभी समझ नहीं आती थी। भी मजबूर गुंडों को भेजकर मुझे उसे डराना पड़ा ताकि वो साथ को अपनाने पर तैयार हो जाए। लेकिन वो नवाजिश के बेटे को ले आया और वो लड़का तो जैसे तुम्हारे बाप का साया बन गया। हर जगह उस लड़के ने हमें नाकाम किया, पर वो जो काम हम नहीं कर सके तुमने कर दिया। जाओ शाबाश, अपने कमरे में जाकर आराम करो। वो अपने बेजान होते हुए वजूद को सीटती हुई अंदर तुम क्या करोगी? उसका नंबर लिखवाने के बाद उसने पूछा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन साइलेंट पर करके उसने वार्डरूम में छुपा दिया। जब अपनी माजी में झांकने बैठती तो सिवाय मज़ाहमत
नदामत की कुछ नज़र नहीं आता। उसे पापा की कही हुई एक एक बात याद आती। सोचते सोचते वो अहमद पर आकर रुक गई, पर सर झटक कर जैसे खुद को उसे सोचने से रोका था। वो कभी मुझे नहीं अपनाएगा, मैं बदतमीज़ हूँ ना। उसकी आंखों में की सतह गीली हो गई। अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई अच्छा एहसास होता तो मेरी खबर तो लेता। इसलिए मैं ज़िंदा हूँ या मर गई। फिर सिद्रा ने फ़ोन तो किया होगा, मेरी परेशानी का भी बताया होगा। एक दिन गुजर गया, वो नहीं आया। तब ही नागवार सी बू उसकी नाक से टकराई तो उसने नज़रें घुमाकर देखा। उसके बिल्कुल सामने साथ बैठा उसे घूर रहा था। वो एकदम यूँ उछल कर खड़ी हो गई जैसे उसे बिच्छू ने डग मारा हो। ऐसा क्या सोचा जा रहा है कि जो तुम्हें मेरे आने का भी पता नहीं चला? वो नीम आंखों से उसे देखते हुए बोला। उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट और हरकत बता रही थी कि वह नशे की हालत में है। वो उस वक्त बिल्कुल भी उससे बात नहीं करना चाहती थी। खुद पर जमी उसकी नज़रों पर उसकी कराहियत हो रही थी, और ऐसे ही तासरात शायद उसके चेहरे पर भी आ गए थे। वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ी थी, लेकिन उसने बढ़कर उसका बाजू थाम लिया था और उसे तेज़ी से आशा का हाथ घुमा था। उसके मुंह पर निशान छोड़ गया था। वो उसे हमले के लिए तैयार नहीं था। एक पल के लिए लड़खड़ा गया, लेकिन अगले ही पल उसने तेज के आलम में थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। वो लहरा के मुंह के बल गिरा था। कल तक गिरी थी, कल तक मुझे ये घर खाली चाहिए। उसने अहमद की ऊंची आवाज़ सुनी थी। ये नॉवल कुछ इसी तरह लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जहाँ से भी सर्च किया ये इसी तरह है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यानी कि कुछ मिसिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक है नॉवल। ये घर सुल्तान ने मेरे नाम कर दिया है। साजिद साहब की आवाज़ पर उसने नवाजिश साहब की कंधे पर से सर उठाकर उन्हें देखा। अच्छा, अहमद तंजिया आवाज़ में बोला। उनकी इकलौती बेटी उनकी वारिस मौजूद है, फिर किस खुशी में वो जायदाद आपके नाम करेंगे? मेरे पास सबूत है आपकी इतला के लिए। बता दूं, अंकल की जायदाद के सारे असल दस्तावेज मेरे पास हैं। मैं बहस नहीं करना चाहता। जिस तरह आपका बेटा जेल पहुंचा है, मैं नहीं चाहता उस उम्र में आप दोनों मियाँ बीवी जेल में चक्की पीसे। आप दोनों को तो मैं उम्र का लिहाज करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपके बेटे ने एक कमज़ोर लड़की पर हाथ उठाकर जो बेगैरती का सबूत दिया है वो नाकाबिले माफ़ी है। चले पापा, वो कहकर बाहर निकल गया था और उनके पीछे वो दोनों भी निकल आए थे। अहमद के घर में 3 नफूस थे, नवाजिश अंकल, सलमा आंटी और अहमद। शुरू में वो उनके साथ एक फासले पर रही, हालांकि वो उसका बहुत ख्याल रखते थे। अंकल सुबह अपने सामने उसे नाश्ता करवाते, उनके जाने के बाद आंटी उसे किचन के साथ में उसके साथ ले जाती, कभी अपने किसी फ्रेंड के घर तो कभी आउटिंग पर। ज़बरदस्ती से हर बात में शामिल करते। वो काफ़ी हद तक बहल गई थी। उनका खलूस और मोहब्बत थी कि वो उनका उससे अटैच हो गई थी। सिर्फ वही एक नज़र नहीं आता था, और कभी आमना सामना हो भी जाता तो लापरवाह से गुजर जाता था। और वह सारा दिन करती रहती। उसे अहमद का इग्नोर करना बहुत बुरा लगता था। अपने उस बुरे वक्त में उसे वही याद आया था, और वो ही आई थी। और बेड पर बैठकर उसने दोनों हाथों में उसे अपने चेहरे में अपना चेहरा ढांप लिया था। या अल्लाह, मुझे मेरी नाफरमानी के लिए माफ़ कर दे। और माफ़ी की गिरदान कर रही थी। और मेरे खुदा, उसकी बातें सुनकर सिद्रा के मुंह से बेख्तियार निकला था, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिद्रा हर वक्त बहुत ये धड़का लगा रहता है कि अभी कुछ हो जाएगा। हर नया दिन मेरे लिए ये नया इंकशाफ लेकर आता है। बाहर जाते हैं तो मुझे लॉक कर जाते हैं। एक सकीना का अच्छा, नॉवल की लाइंस वगैरह थोड़ा मुख्तलिफ हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं जहाँ से यानी कि नेक्स्ट सीन बनेगा मैं आपको बताती जाऊँगी। और मेरे खुदा, इसकी बातें सुनकर सिद्रा के मुंह से बेख्तियार निकला, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिद्रा, हर वक्त ये धड़का लग रहता है अभी कुछ हो जाएगा। हर नया दिन मेरे लिए इनका नया इंकशाफ कर लाता है। बाहर जाते हैं तो मुझे लॉक कर जाते हैं। एक सकीना का सहारा था, अब उससे उन्होंने निकाल दिया। मेरा मोबाइल भी छीन लिया है। ये तो अंदर एक पुराना मोबाइल था, पापा की कोई पुरानी सी सिम, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और पता है आयशा, मैं 2 दफ़ा तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। तुम घर पर नहीं हो, तुम्हारा सेल भी बंद था। शक तो मुझे तब ही हो गया था। सिद्रा, प्लीज़ कुछ करो, नहीं तो मुझे ऐसे ही घुट कर मर जाऊँगी मैं। वो रो पड़ी थी। आयशा, पागल मत बनो, कब तक यूँ रो कर खुद को हल्कान करती रहोगी? बहादुरी का मुजाहरा करो। कैसे? वो अब रोते हुए पूछ रही थी। तुम अहमद को फ़ोन करो। अहमद? वो एकदम रुकी थी। हाँ, अहमद वही तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन सिद्रा, किस मुंह से उससे मदद मांगूंगी? तुम जानती हो मैंने हमेशा उससे बदतमीजी की से बात की है। वो क्यों करेगा मेरी मदद? वो करेगा तुम्हारी मदद, और क्यों का जवाब वो खुद देगा। मैं समझी नहीं सिद्रा, तुम मुझे इल्जा रही हो। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ, मुझे तो। आयशा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। तुम क्या करोगी? उसका नंबर लिखवाने के बाद उसने पूछा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन साइलेंट पर करके उसे वार्डरोब में छुपा दिया। अब नेक्स्ट सीन कुछ यहाँ से था। खुद पर जमी उसकी नज़रों पर उसको कराहत से होने लगी। ऐसे ही तासरात शायद उसके चेहरे पर भी आ गए थे। वो कुछ किए बगैर आगे बढ़ी थी, लेकिन उसने बढ़कर उसका बाजू थाम लिया था, और इसी तेज़ी से आयशा का हाथ घुमा उसके मुंह पर निशान छोड़ गया। वो उस हमले के लिए तैयार नहीं था। एक पल के लिए लड़खड़ाया था, लेकिन अगले ही पल उसने तेज के आले में थप्पड़ उसके मुँह पर दे मारा। वो लहरा कर मुँह के बल ज़मीन पर गिरी थी। वो टकराई, वो बिलबिला उठी। अभी वो सिंबली नहीं थी कि उसने बालों से पकड़ उसे खड़ा किया। दर्द की
के मारे उसकी चीख निकल गई थी। तुम देखो आज मैं तुम्हारा क्या हश्र करता कि दोबारा कभी सर उठाकर बात नहीं कर सकोगे। वो उसे बालों से घसीटकर बेडरूम की तरफ ले जा रहा था। खुद को छुड़ाने के लिए वो पूरा जोर लगा रही थी। डोरबेल पर वो एकदम रुका था और यही वो पल था जब वो खुद उसको गिरफ्त से छुड़ाकर सीधा कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। अब वो पागलों की तरह दरवाजे को ठोकरें लगा रहा था। फिर साथ साहब की आवाज़ आई और उसकी बात खामोशी छा गई, या अल्लाह मेरी मदद कर। वो कांपते हुए हाथों को एक दूसरे में जकड़े दीवार से लग गई थी। फिर अचानक बाहर से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। उसे लगा किसी ने आवाज़ दी। उसने गौर से सुना, उसका ही नाम लिया जा रहा है। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आयशा। अब की आवाज़ साफ थी और उसने पहचान भी ली थी। उसने झटके से दरवाज़ा खोला। वो बिल्कुल सामने खड़ा, मैं तलाशी नज़र से उसे ढूंढ रहा था। अहमद। वो चीखी हुई उसके साथ भागी थी, उसकी तरफ भागी थी। उसके करीब जाता है उसने उसका बाजू मजबूती से थाम कर माथा उस पर टिका देता है। अहमद ने दोनों बाजू से थाम कर उसे सीधा किया था। तुम ठीक हो ना? वो गौर से उसका चेहरा देख रहा था, जहाँ दाएं गाल पर उंगलियों के निशान बहुत वाज़ेह थे। रोने की वजह से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। अच्छा तुम ठीक तो हो? अब के नवाज़ साहब ने करीब आकर पूछा तो वो उनके गले लग गए। बस बेटा हम आ गए हैं ना, कल तक मुझे एक घर खाली चाहिए। उसने अहमद की आवाज़ ऊँची आवाज़ सुनी थी। ये घर सुल्तान ने मेरे नाम कर दिया। सादिक साहब की आवाज़ पर उसने नवाज साहब के कंधे से सर उठाकर उन्हें देखा। अच्छा। अहमद तंजिया में आवाज़ में बोला। उनकी इकलौती बेटी उनकी वारिस मौजूद है। फिर खुशी में वो दो जायदाद तो आपके नाम करेंगे। मेरे पास सबूत है आपकी इतला के लिए। बता दूं अंकल की जायदाद के सारे असल दस्तावेज़ मेरे पास मौजूद है। मैं बहस नहीं करना चाहता। जिस तरह आपका बेटा जेल पहुंचा है, मैं नहीं चाहता उस उम्र में आप दोनों मियाँ बीवी जहन में चक्की पीसे। आप दोनों को तो मैं उम्र का लिहाज करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपके बेटे ने एक कमज़ोर लड़की पर हाथ उठाकर जो बगैरती का सबूत दिया है वो नाकाबिले माफ़ी। चलें पापा, वो कहकर बाहर निकल गया। उनके पीछे वो दोनों भी निकल आए। अब ये वो उससे ना सब उनके घर रह रही है था जो उसकी मदद क्यों आया था। फिर क्या बात है कि वो उससे बोलता नहीं है? हालांकि वो माफ़ी भी मांग चुकी है। आज वो अंकल और आंटी के साथ बाहर नहीं गई थी। कमरे में पड़ी बोर होने लगी तो बाहर आ गई और फिर वहीं रुक गई। टीवी लाउंज में टीवी के आगे वो वहीं बैठा था और खाना खा रहा था। तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी थी। तो मामा पापा के साथ नहीं गई? उसने सर नफ़ी में हिलाया था। वो कहकर दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया। तो वो ढीठों की तरह दूसरे सोफे पर बैठ गई। उसने उसके बैठने पर देखा भी नहीं था। वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही। अचानक उसने नज़रें घुमाकर उसे देखा तो वो सटपटाकर टीवी की तरफ देखने लगी। ज़्यादा भूख लगी है? वह हैरत से उसे देखने लगी। यूँ नदीदों की तरह क्यों देख रही हो मुझे? क्या आंखों के रास्ते मुझे निकलने का इरादा है? ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। वो गुस्से में खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। डैट्स गुड। अपना ख्याल रखना। कमरे में आते आते उसकी आंखें भर आई थी। वो सलमा आंटी से सर दर्द की गोली लेने आई, लेकिन उससे पहले वो अंदर दाखिल होती वो अंदर खुले दरवाजे से उसे अपना नाम सुनाई दिया। वो ना चाहते हुए भी उससे बाहर रुक गई थी। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे तो बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। उस प्यारी बच्ची का स्वरूप नहीं देखा आपने, इसलिए प्यारी लगती है आपको। सलमा आंटी के जवाब में उसने अहमद की आवाज़ सुनाई दी थी। तुमने ही कहा था ना कि तुम आयशा से शादी करना चाहते हो? आप नवाज़ साहब की आवाज़ थी जबकि आयशा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। जी वो तब की बात थी जब मैं उसे ठीक तरह से जानता नहीं था। जानते हैं ना उसने अंकल को कितना टॉर्चर किया है? आयशा ने बेसाख्ता होंठ दांतों तले दबाती थी। अहमद वो उसका बचपना था और जो भी बात थी बाप बेटी के दरमियान थी। अगर सुल्तान उससे नाराज़ होता तो आखिरी लम्हा में कभी मुझे आयशा को बेटी बनाने की बात न करता और ना तुम्हें उसकी जिम्मेदारी सौंपता। कहीं उसे ऐसा तो नहीं कि तुम उससे शादी के लिए इनकार करे हो कि उसने किसी और लड़के से मंगनी की थी? नहीं, मैं चाहता हूँ कि वह उसकी असलियत जाने के बाद उससे कितनी नफरत करती है। बात यह है कि मुझे पसंद नहीं करती। गलत। उस दिन जब हमने उसे घर पहुँचने थे वहाँ सब थे। चलो उनको छोड़ो, तुम्हारे अलावा मैं भी था, लेकिन उसने सबसे पहले तुम्हें आवाज़ दी और जब तुम्हें उसकी दोस्त का फ़ोन आया था तो पागलों की तरह भागे भी थे तुम। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें आयशा से शादी नहीं करनी तो बता दो, मेरी बेटी है, उसे तुमसे और अच्छे लड़के मिल जाएंगे। उससे आगे अहमद ने क्या कहा, क्या फ़ैसला हुआ, वह नहीं सुन सकी। उस रात वो रोई नहीं पर सो नहीं सकी थी। सुबह जब वो डाइनिंग रूम में आई तो वो तीनों मौजूद थे। वह नवाज साहब के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अंकल मैं घर जाना चाहती हूँ। तीनों ने एक साथ उसे देखा जबकि वह नसरें झुकाए प्लेट के डिज़ाइन पर उंगली फेर रही थी। क्यों बेटा, हमारी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? सलमान ने परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं आंटी, आप लोगों ने जितनी मोहब्बत मुझे दी है वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती, लेकिन आखिर कभी ना कभी तो मुझे अपने घर जाना है ना। लेकिन तुम अकेले कैसे रहोगी? वैसे ही अंकल जैसे वो सब लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता। अहमद ने बेसाख्ता पहलू बदला था। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ, मैं तुम्हें अकेले वहाँ नहीं भेज सकता। प्लीज़ अंकल मुझे फोर्स ना करें, मैं फैसला कर चुकी हूँ। वो यही बताने आई थी। बात ख़त्म करके वो किसी को कुछ कहने का मौका दिए बगैर उठ गई थी। तुमने कुछ कहा है आयशा को? नवाज साहब ने गुस्से से अहमद को देखा।
उसे सरनफी में लाया। वो खुद हैरान था कि उसे क्या हुआ है। मैं पूछता हूँ, नहीं पापा। मैं देखता हूँ वो एकदम कुर्सी धकेल कर उठा था। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला था। वो अपने बैग में कपड़े रख रही थी। उसे देखकर वो चौंकी थी। ये क्या पागलपन है। उसने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि खामोशी से पैकिंग करती रही। तुम जानती हो ना, साद अब पुलिस कस्टडी में नहीं है और तुम वहाँ अकेले रहना चाहती हो ताकि वो फिर कुछ उल्टा सीधा करे तो मैं तुमसे बात कराऊँ। उसकी मुसलसल खामोशी पर अहमद ने गुस्से से उसको बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। तो अच्छा है ना, मेरे साथ उल्टा सीधा कर ले। जो लड़कियां अपने बाप को टॉर्चर करती हैं, उनकी इज्जत को नीलाम करती है, वो डिज़र्व करती हैं कि उनकी इज्जत से खेला जाए। बड़े ज़ोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। पहले तो वो गाल पर हाथ रख के हक्का पक्का उसका चेहरा देखती रही। फिर बेड पर बैठकर रोने लगी। तुम कहीं नहीं जाओगी वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। होते कौन हो आप मुझ पर हुक्म चलाने वाले। एकदम हाथ उठाकर गुस्से से बोली, तुम्हारे होने वाला शोहर। वो भी उसी अंदाज में एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला, मुझे नहीं करनी आपसे शादी, पर मुझे तो करनी है। क्यों? क्योंकि आई लव यू। वो रोना भूलकर उसका चेहरा देखने लगी तो मुस्कुराता हुआ उसके बिल्कुल सामने बैठ गया। और अब से नहीं, तब से जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तुम्हारी सारी बदतमीज़ी के बावजूद अंकल की वजह से थोड़ा दिल ख़राब हुआ था, लेकिन जब उस दिन तुमने माफ़ी मांगी थी मैंने उसी दिन सब कुछ बुला दिया था। तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते थे। वो नाराज़ी से बोली, तुम्हें तंग कर रहा था क्योंकि तुमने भी मुझे कम तंग नहीं किया था। और आपने रात को अंकल को क्यों कहा अब मुझसे शादी नहीं करना चाहते। वो इसलिए कि मुझे पता था कि तुम बाहर खड़ी हो, आपको सब कुछ पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है। वो सब भूल कर जल्दी से बोली, मुझे दिल को जानने का इल्म है आता है। अच्छा तो बताएं मेरे दिल में क्या है। मैं अहमद के दावे पर वह हैरान रह गई। आपको कैसे पता चला। अहमद के कहने पर उसने अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो एकदम खड़ी हो गई। चलो यही बात अब मामा पापा को चल कर बताओ। वो परेशान हो रहे हैं। वो उसका बाजू पकड़ते हुए बोला, अहमद मेरा हाथ छोड़ो। अब के उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, चलो। वो उसे खींचते हुए बोला तो वो शर्मीली मुस्कुराहट के लिए उसके साथ चलने लगी क्योंकि अब उन्हें यूं ही साथ साथ रहना था। तो ये था आज के नॉवल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था तुम साथ रहना। कैसा लगा आप सबको नॉवल, कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। मुझे नॉवल बहुत पसंद आया, पर्सनली बहुत पसंद आया। और आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल और प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।